तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में, जो कि होने वाली है इस चीज़ के ऊपर कि क्या होता अगर गोकू और वजीटा आउटर वर्ल्ड के बीस्ट बन जाते। अब तुम कहोगे आउटर वर्ल्ड ये क्या होता है और बीस्ट बन जाते से क्या मतलब है मेरा। वेल, हम जैसे जैसे इस मूवी में आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं चीज़ क्लियर होती रहेगी कि आखिर आउटर वर्ल्ड क्या है, मैं किस बीस्ट की बात कर रहा हूँ और वगैरह वगैरह। और इस मूवी में भी मैंने हर मूवी की तरह कुछ यूनिक करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी मूवी को बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और स्टोरीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो इस मूवी की शुरुआत होती है गोकू के घर से, जहाँ पे गोकू आराम कर रहा होता है और वो ड्रीम देख रहा होता है। गोकू सपने में ये देख रहा होता है कि वो और वजीटा मिल करके एक ऐसे बीइंग से फाइट कर रहे हैं जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है, लेकिन वो बीइंग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वो बीइंग इतना पावरफुल है कि गोकू और वजीटा अपनी बेस फॉर्म में ज़मीन में पड़े हुए हैं और वो उस बीइंग के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी अचानक से गोकू के सामने एक चीज़ होती है और गोकू जैसे ही उस चीज़ को कंज्यूम करता है, गोकू अचानक से पूरी तरीके से हील हो जाता है और वो अपने बीस्ट मोड में चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से चीची उसकी आंख खोल देती है। चीची गोकू को जगाती है और कहती है, गोकू ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने पूरा बिस्तर खराब कर दिया है और तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। गोकू जैसे ही जगता है वो काफ़ी ज़ोरों से हाँफ रहा होता है। गोकू कहता है, हाँ, चीची वो सब एक सपना था। चीची कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी देर से तुम सो रहे हो और तुमने सब कुछ खराब करके रख दिया। ज़रा हालत तो देखो तुम अपनी। जैसे ही गोकू देखता है तो उसकी पूरी बॉडी से पसीने निकल रहे होते हैं। उसकी बॉडी से इतना पसीना निकला होता है कि वो पूरे बेड को भी गीला कर चुका होता है। गोकू कहता है, ओह, तो वो सब एक सपना था, बहुत ही अजीब सा सपना था। चीची कहती है, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता है ना गोकू कि हमें बुल्मा के यहाँ पे लंच में जाना है। उसने अपने सभी दोस्तों को लंच के लिए बुलाया हुआ है। तो जाओ और जा कर के नहा लो पहले। तुम्हारे पास से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तब तक मैं तुम्हारा बेड सही करती हूँ। तुमने पूरी तरीके से गंदा करके रख दिया है जो कि। गोकू कहता है, सॉरी चीची, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं अभी नहा लेता हूँ। जिसके बाद गोकू और चीची दोनों ही रेडी होते हैं और वो पहुँचते हैं बुल्मा के कैप्सूल कॉर्प पे, जहाँ पे बीरस, वीस, पिकोलो, डेंडे, मिस्टर सटन, बू और काफ़ी सारे दोस्त होते हैं उनके। गोकू बीरस और वीस के पास जाता और कहता है, यो लॉर्ड बीरस, आप भी आए हैं यहाँ पे? मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे लंच के लिए। वीस कहता है, गोकू हम अर्थ के फूड को कैसे ही मिस कर सकते हैं? तुम तो जानते ही हो ना कि लॉर्ड बीरस कितना ज़्यादा पसंद करते हैं अर्थ के फूड को। गोकू कहता है, हाँ वैसे भी आपसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। हम लास्ट बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिले थे। और टूर्नामेंट ऑफ पावर से याद आया, आखिर ब्रोली कहाँ पे है? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? तो वीस कहता है, हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की ब्रोली को मनाने की कि वो अर्थ पे चले हमारे साथ अर्थ का फूड एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो अभी अपने मेडिटेशन पे ध्यान दे रहा है क्योंकि वो अपने गुस्से पे पूरी तरीके से कंट्रोल पाना चाहता है। गोकू कहता है, क्या अभी तक ब्रोली अपने गुस्से पे कंट्रोल पाना नहीं सीखा? तो वीस कहता है, नहीं, ब्रोली काफ़ी हद तक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख चुका है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी भी कामयाब नहीं हुआ उस चीज़ में। इवन ब्रोली तो लॉर्ड बीरस से भी फाइट कर चुका। गोकू कहता है, क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं उस फाइट का रिजल्ट क्या निकला? क्या लॉर्ड बीरस जीत गया उस फाइट को? तो वीस कुछ बोल नहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी बीरस वीस के मुंह को पकड़ता और कहता है, चुप रहो वीस, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम यहाँ पे लंच करने आए हो तो हम लोगों का दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ और जा कर के लंच करो। गोकू कहता है, ओ ठीक है लॉर्ड वीरस, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों रहे हैं? मैंने तो बस फ़न के लिए पूछा उस बात को। तभी वहाँ पे बुल्मा आती है और कहती है, क्या हुआ? आप सब यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे जो लंच है वो ठंडा हो रहा है, मैंने इतना सारा खाना प्रिपेयर करा हुआ है, वो सारा ख़राब हो जाएगा। लॉर्ड बीरस, क्या आपको मेरे हाथ की सुशी नहीं खानी है? बीरस के मुंह से पानी आने लगता और कहता है, कहाँ है, कहाँ है सुशी और रामेन? जिसके बाद बीरस, वीस और गोकू और बाकी सभी लोग लंच एंजॉय करते हैं।
और बाकी सभी लोग तो लंच एंजॉय करके चले जाते हैं। गोहान, वीडर और जितने भी लोग अलग अलग आए थे वो सब चले जाते हैं और कैप्सूल कॉर्प में केवल बचते हैं वजीटा, बुल्मा, गोकू, चीची और बीरसवीस। तभी चीची बुल्मा से पूछती है, बुल्मा तुमने आज लंच किस खुशी में रखा हुआ था, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया। तो बुल्मा कहती है, ओह मैं वो चीज़ तो बताना भूल ही गई। वेल, ये लंच इस खुशी में था क्योंकि मैंने एक नई चीज़ का आविष्कार किया है जिसकी मदद से हम अपने मल्टीवर्स के बाहर की चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आउटर वर्ल्ड को जान सकते हैं। गोकू कहता है, आउटर वर्ल्ड? इस मल्टीवर्स के बाहर की चीज़ें? क्या इस मल्टीवर्स के बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता है? बुल्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये एग्जिस्टेंस हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। क्या तुम लोग वो डिवाइस देखना चाहोगे? बीरस कहता है, ना मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम अर्थ के लोग जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हो एक नई प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देते हो। जैसे कि गोकू, उसने फाइट के चक्कर में पूरे मल्टीवर्स को दांव पे लगा दिया था। तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी डिवाइस देखने में। वीस, मुझे अपने प्लेनेट ले चलो, मुझे आराम करना है। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस ज़रा देख तो ले कि बुल्मा ने आखिर क्या चीज़ क्रिएट की है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ वो चीज़ देखने के लिए। बीरस कहता है, "आह, ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना।" ऐसा बोल करके बीरस थोड़ी दूर जाता है और वहाँ पे जा कर के लेट जाता है और आराम करने लगता है। तभी बुल्मा अंदर से एक डिवाइस लेकर के आती है। वो डिवाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती है। गोकू कहता है, तो ये वो डिवाइस है बुल्मा जिसको तुमने क्रिएट किया है, इससे हम आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर कैसे? तो बुल्मा कहती है, मैं बताती हूँ। ऐसा बोल करके बुल्मा उस मशीन को स्टार्ट करती है, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वजीटा कहता है, बुल्मा क्या तुम मजाक कर रही हो? इस मशीन से तो कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा। बुल्मा उस मशीन को काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं हो रहा होता। बुल्मा कहती है, ये मशीन आखिर चल क्यों नहीं रही है? ये तो काफ़ी वियर्ड चीज़ है, मैंने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की है इस मशीन को बनाने में, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है? मेरे अनुसार तो इस मशीन को अभी तक एक पोर्टल क्रिएट कर देना चाहिए था आउटर वर्ल्ड के लिए। तभी वजीटा ज़ोरों से हंसने लगता है। वजीटा कहता है, बुल्मा ये मत कहना कि तुमने जिस चीज़ के लिए आज लंच रखा था इतने सारे लोगों के लिए वही चीज़ काम नहीं कर रही है। क्या मजाक कर रही हो? बुल्मा कहती है, वजीटा अपनी बकवास बंद करो, ये मशीन वर्क करती है, पता नहीं आखिर इसमें क्या खराबी हो गई है। ऐसा बोल करके बुल्मा एक किक मारती है उस मशीन में, तो उस मशीन से अचानक से करंट और धुआं निकलने लगता है, मानो कि वो मशीन बहुत जल्दी फटने वाली हो। लेकिन बुल्मा एक अच्छा काम ये करती है कि वो उस मशीन को बंद कर देती है तुरंत ही, ताकि वो मशीन बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो। उस मशीन से जो धुआं निकल रहा होता है वो भी कम होने लगता है और इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाता है। वीस कहता है, बुल्मा मुझे लगा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा लेकिन तुमने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। खैर अब मैं जाता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और ब्रोली भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे। ऐसा बोल करके वीस बीरस के पास जाता है और उसको लेकर के वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, बुल्मा उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम हम सबको निराश नहीं करोगी। ऐसा बोल करके गोकू भी चीची के साथ में अपने घर चला जाता है। वजीटा अभी तक हंस रहा होता है। बुल्मा कहती है, तुम हंसना बंद करोगे वजीटा? वजीटा कहता है, "हाँ, कैसे कर सकता हूँ, तुमने काम ही ऐसा किया है बुल्मा। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे केवल गोकू, चीची, लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वीस थे। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग होते तो सोच लो तुम्हारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती।" ऐसा बोल करके वजीटा भी चला जाता है आराम करने के लिए। लेकिन बुल्मा ये सोच रही होती है कि आखिर ये मशीन वर्क क्यों नहीं करी, उसने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है इस मशीन को क्रिएट करने में। जिसके बाद बुल्मा सोती नहीं है और वो उस मशीन को ले जा कर के उस पर रिसर्च करने लगती है और ज़्यादा, और देखने लगती है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, आखिर ये मशीन वर्क क्यों नहीं करी। खैर गोकू सोने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सपना आ रहा था। गोकू अपनी पूरी रात बर्बाद कर देता है यही सोचते सोचते कि आखिर वो चीज़ थी क्या, वो सपना उसको क्यों आया था और वो सपना इतना ज़्यादा रियल क्यों लग रहा था, क्या वो कोई इंट्यूशन था। गोकू ये सोचने सोचने में ही पूरी रात ख़राब कर देता है।
गोकू उसी सपने के बारे में बार बार सोचने लगता है। तभी अचानक से गोकू के कानों में चिड़िया की आवाज़ आने लगती है। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही गोकू उठता है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। गोकू पूरी रात केवल उस बारे में सोचता ही रह गया और वो सो ही नहीं पाया। गोकू कहता है, ओह, वो सपना इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मैं सो भी नहीं पाया। मैं पूरी रात उसी बारे में सोचता रह गया। खैर, अब तो सुबह हो ही चुकी है तो सो करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। थोड़ा बाहर जाता हूँ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। वैसे भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करी है। ऐसा बोल करके गोकू जैसे ही अपने घर के गेट पे पहुँचता है और गेट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके गेट के सामने एक पोटली रखी हुई है। गोकू की नज़र उस पोटली पे जाती है तो पहले गोकू को लगता है कि ये कोई आम सी चीज़ होगी या फिर कोई डिलीवरी वाली चीज़ होगी जो कि चीची या फिर गोटन ने मंगाई होगी या फिर किसी ने गिफ्ट दिया होगा। गोकू उस पोटली को उठाता है और अंदर लेकर के जाता है। गोकू कहता है, ये चीज़ पे किसी का नाम तो नहीं लिखा और ना ही किसी का एड्रेस लिखा है, तो फिर ये पोटली आई कहाँ से? क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? क्या मुझे इसे देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या? गोकू कहता है, नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। हो सकता है ये किसी और के लिए हो। मैं दूसरों की चीज़ कैसे ही यूज़ कर सकता हूँ या फिर उसको देख सकता हूँ। तभी अचानक से वो जो पोटली होती है वो थोड़ी सी हीट होने लगती है और गोकू के हाथ से वो छूट जाती है। गोकू कहता है, ये क्या? ये बैग अचानक से गर्म कैसे होने लगा? आखिर इसके अंदर है क्या चीज़? कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे कि हमारा पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाए? ऐसा बोल करके गोकू उस पोटली को जल्दी से उठाता है और वो घर के बाहर लेकर के जाता है। गोकू जैसे ही उस बैग के अंदर देखता है, उस पोटली के अंदर देखता है तो उसके अंदर शेंजो बीन जैसे दिखने वाले कुछ बीन्स होते हैं, लेकिन उनका कलर गोल्डन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही होते हैं। गोकू उसमें से एक शेंजो बीन को निकालता और कहता है, ये देखने में तो शेंजो बीन जैसी लग रही हैं, लेकिन ये तो गोल्डन कलर की है और आखिर अचानक से ये मेरे घर के बाहर क्यों आ गई? मुझे इसके बारे में योजी रोबे से पूछना चाहिए। उसे डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। ऐसा बोल करके गोकू बिना टाइम वेस्ट करे हुए उस पोटली को लेकर के पहुंच जाता है योजी रोबे के पास में। और गोकू उस शिंजो बीन को, गोल्डन शिंजो बीन को योजी रोबे को दिखा करके उससे पूछता है कि आखिर ये चीज़ है क्या? ये आई कहाँ से? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? क्या ये नॉर्मल शिंजो बीन है जिसके ऊपर कलर किया गया है? तो योजी रोबे उस गोल्डन बीन को लेता है और उसको गौर से देखने लगता है। योजी रोबे कहता है, ये शिंजो बीन तो नहीं लग रहा है देखने में, ये डेफिनेटली कुछ और ही है और ये चीज़ जो कुछ भी है मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। गोकू कहता है, अगर तुम्हें भी नहीं पता है इस बारे में तो फिर कौन ही जानता होगा इसके बारे में? क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए? योजी रोबे कहता है, तुम पागल हो क्या गोकू? हमें अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये चीज़ है क्या। हो सकता है इसे खाने के बाद में तुम्हारी जान चली जाए और हम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर खो देंगे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम बुल्मा के पास जाओ। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, वो इसके ऊपर रिसर्च करके इसकी सारी डिस्क्रिप्शन तुम्हें बता देगी। गोकू कहता है, अरे हाँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? जिसके बाद गोकू उस योजी रोबे से उस पोटली को लेता है और निकल जाता है सीधे कैप्सूल कॉर्प के लिए। गोकू जैसे ही कैप्सूल कॉर्प में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वजीटा है जो कि अपना सर खुजा रहा है और वजीटा के हाथ में भी सेम पोटली है। गोकू वजीटा के नज़दीक जाता और कहता है, वजीटा, ये पोटली, क्या इसके अंदर कोई गोल्डन शिंजो बीन है? वजीटा शॉक हो जाता है और वो कहता है, "छी, तुम्हें कैसे पता आखिर इस बारे में?" गोकू कहता है, क्योंकि यही सेम चीज़ मेरे पास भी है। ऐसा बोल करके गोकू अपनी गोल्डन शिंजो बीन भी दिखाता है। वजीटा कहता है, क्या ये तुम्हारे पास में है? लेकिन आखिर ये हम दोनों के पास आई कैसे? गोकू कहता है, पता नहीं, मैं तो सुबह ट्रेनिंग करने के लिए उठा और जैसे ही मैंने अपना गेट खोला तो मेरे सामने ये रखा हुआ था। मैंने इसके बारे में योजी रोबे से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में बुल्मा से पूछना चाहिए, वो इसके ऊपर रिसर्च करेगी और इसकी डिस्क्रिप्शन देगी मुझे। वजीटा कहता है, वैसे बुल्मा एक सैंपल लेकर के गई तो है अपनी लेबोरेटरी में, लेकिन पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर रिसर्च करने में। तब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। गोकू कहता है, ओह,
इसका मतलब है कि ऑलरेडी बुल्मा ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी है। वजीटा कहता है हाँ, मुझे लगता है कि अब बुल्मा की रिसर्च ख़त्म होने वाली होगी, बेहतर होगा कि अगर हम उसकी लेबोरेटरी के पास चले तो। ऐसा बोल करके वजीटा गोकू को बुल्मा की लेबोरेटरी के पास ले जाता है, लेकिन उस लेबोरेटरी का गेट बंद होता है। गोकू कहता है ये क्या, इस लेबोरेटरी का गेट तो बंद है, कहीं बुल्मा सो तो नहीं रही अंदर। वजीटा कहता है क्या आप मजाक कर रहे हो, बुल्मा कभी भी लेबोरेटरी में तो नहीं सोती है, मुझे लगता है कि वो इन बीन्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके रिसर्च करना चाहती है, इस वजह से उसने गेट बंद कर दिया ताकि उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। बेटर रहेगा खैखरौट कि हम यहाँ पे खड़े खड़े इंतज़ार करें। कुछ देर इंतज़ार करते हैं वो दोनों, तभी लेबोरेटरी का गेट खुलता है और अंदर से बुल्मा निकलती है जो कि कंफ्यूज्ड होती है। वजीटा कहता है बुल्मा कि क्या तुमने इसके ऊपर रिसर्च कर लिया और तुम्हें क्या मिला। बुल्मा कहती है हाँ, मैंने इस बीन के ऊपर रिसर्च तो कर ली, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे को इस बीन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली और काफ़ी चीज़ें मिस्ट्री बनी हुई हैं अभी भी। वजीटा कहता है आखिर तुम्हें क्या पता चला इसके बारे में। तो बुल्मा कहती है सबसे पहली चीज़ तो इसमें कोई भी टॉक्सिक चीज़ नहीं है, इसे खाने से बॉडी में कुछ भी गलत असर नहीं होने वाला। गोकू कहता है वो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसका मतलब है कि हम इस गोल्डन बीन को खा सकते हैं। ऐसा बोल करके गोकू उस गोल्डन बीन को निकालता है और खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुल्मा उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है रुक जाओ, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है गोकू, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। गोकू कहता है हाँ ओके। तो बुल्मा बताती है कि भले ही इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज़ ना हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि इसे खाने के बाद में बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 10 बार रिसर्च की और 10 बार मेरे को अलग अलग रिजल्ट्स मिले। गोकू कहता है कोई बात नहीं बुल्मा, अगर इसमें कोई भी टॉक्सिक चीज़ नहीं है तो फिर मैं इसको खाने के लिए एकदम रेडी हूँ, मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम रेडी हूँ। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से वो बीन खाने लगता है, लेकिन तभी बुल्मा रुकती और कहती है नहीं, यहाँ पे ये बीन नहीं खा सकते तुम, हो सकता है कि इससे तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, जिससे कि ये कैप्सूल कॉर्प और ये पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है और काफ़ी कुछ हो सकता है। इसीलिए गोकू हमें किसी सेफ़ जगह जा कर के ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। गोकू कहता है ठीक है। जिसके बाद गोकू, वजीटा और बुल्मा ये तीनों ही एक खाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कोई भी खतरा या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। बुल्मा कहती है हाँ, यहाँ पे तुम खा सकते हो गोकू। जैसे ही गोकू उस गोल्डन बीन को खाने लगता है, तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू एक बीइंग आता है, जो कि आते ही कहता है रुक जाओ, उस चीज़ को बिल्कुल भी मत खाना, उस चीज़ से जितना हो सके दूर हो जाओ। गोकू अचानक से रुकता और कहता है ये कौन है आखिर। तभी वो बीइंग नज़दीक आता है बुल्मा, गोकू, वजीटा के और कहता है उस चीज़ को बिल्कुल भी मत खाओ, उस चीज़ को फेंक दो, जितनी जल्दी हो सके उसको फेंक दो। गोकू पैनिक कर जाता है और उसके हाथ से वो जो पोटली होती है गोल्डन बीन्स की वो छूट जाती है। गोकू कहता है लेकिन तुम हो कौन और ये पोर्टल कहाँ से बना है और तुम आए कहाँ से हो। तो बीइंग कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इस बैग से दूर चलो, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तभी वजीटा भी अपना बैग भी वहीं पे छोड़ देता है और वो लोग काफ़ी दूर हो जाते हैं। वो बीइंग कहता है शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी बात मानी और सुनी। बुल्मा कहती है वो सब बकवास बंद करो, पहले तो तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम आए कहाँ से हो। तो बीइंग कहता है मेरा नाम फ्रॉस्टी है और मैं आउटर वर्ल्ड से आया हूँ। ये चीज़ सुन करके गोकू, वजीटा और बुल्मा तीनों ही शॉक रह जाते हैं। बुल्मा कहती है क्या तुम आउटर वर्ल्ड से आए हो, लेकिन आखिर कैसे, तुम हमारे वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट कर पाए आखिर। तो वो फ्रॉस्टी कहता है आउटर वर्ल्ड को इस मॉर्टल वर्ल्ड से मैंने कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि मॉर्टल वर्ल्ड के ही किसी बीइंग ने कल रात में आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश की थी और वो बीइंग सक्सेसफुल भी हो गया। बुल्मा खुश हो जाती है और वो कहती है क्या, वेल वो बीइंग मैं ही थी, मैंने आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और गोकू, वजीटा, तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, देखो मेरा कोई भी चीज़ अनसक्सेसफुल नहीं जाती है, मुझे पता था कि डेफिनेटली मैं आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन अगर आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया था तो फिर वो डिवाइस क्यों ख़राब हुई। फ्रॉस्टी कहता है तो वो तुम थी, तुम जानती भी नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है जाने अनजाने में,
तुमने आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करके बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दिया है, पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को एक खतरे में डाल दिया है। गोकू कहता है, खतरा? आखिर कैसा खतरा? तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो? तो फ्रॉस्टी कहता है, एक बीइंग जिसने पूरे आउटर वर्ल्ड में अपना कहर मचा करके रखा हुआ है, उसने पूरे आउटर वर्ल्ड में कब्जा करके रखा हुआ है और अब वो तुम्हारे मॉर्टल वर्ल्ड में आकर के पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को भी खा जाएगा। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो इतनी देर से? हमें सब कुछ क्लियर बताओ, और सबसे पहले हमें इन बीन्स के बारे में बताओ कि आखिर ये बीन्स है क्या चीज़ और ये हमारे घर के पास कैसे आई? तो फ्रॉस्टी कहता है, ये बीन्स जो कोई आम बीन्स नहीं है, ये लेजेंडरी शेंजो बीन्स हैं जो कि आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया करती थी काफ़ी समय पहले। इन लेजेंडरी शेंजो बीन्स की वजह से आउटर वर्ल्ड में एक तहलका मच गया। जैसे ही आम मॉर्टल्स को पता चला कि एक ऐसी शेंजो बीन्स एग्जिस्ट करती हैं जिसे खा करके वो आउटर वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, तो कुछ मॉर्टल्स ने मिल करके लेजेंडरी शेंजो बीन्स को कब्जाना चाहा और जिसकी वजह से आउटर वर्ल्ड में एक कियोस समझ गया। काफ़ी सालों तक, मिलियन ईयर्स तक फाइट चलती रही आउटर वर्ल्ड में लेजेंडरी शेंजो बीन्स के पीछे, और आउटर वर्ल्ड के मॉर्टल्स धीरे धीरे करके इतने स्ट्रांग बन गए थे कि उनको संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो आउट ऑफ कंट्रोल ही होते जा रहे थे और उन मॉर्टल्स को रोकने का केवल एक ही तरीका था, सारी लेजेंडरी शेंजो बीन्स को डिस्ट्रॉय कर डालो। और ऐसा हमने किया भी। हमने सारी लेजेंडरी शेंजो बीन्स को डिस्ट्रॉय कर डाला, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी लेजेंडरी शेंजो बीन्स डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ लेजेंडरी शेंजो बीन्स बच गई थी, जिसे सेफ रखने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड जगह पर रख दिया था ताकि कोई भी उस लेजेंडरी शेंजो बीन तक पहुंच ना सके। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन एक मॉर्टल उन लेजेंडरी शेंजो बीन तक पहुंच गया और उसने जैसे ही उस लेजेंडरी शेंजो बीन को हासिल किया, उसने पूरे आउटर वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। वो पूरे आउटर वर्ल्ड को रूल करने लगा। उसने सब कुछ तबाह कर डाला आउटर वर्ल्ड में। वो बीइंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो लिटरली ओमनीपोटेंट्स तक को हरा सकता है। और अब क्योंकि तुमने मॉर्टल वर्ल्ड को भी आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया है, तो फिर तुमने मॉर्टल वर्ल्ड को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो गोकू कहता है, तुमने हमें उस बीइंग के बारे में तो बता दिया कि हमें किस बीइंग से ख़तरा है और आखिर ये गोल्डन बीन्स हैं क्या चीज़, लेकिन अभी भी तुमने हमें ये नहीं बताया कि ये लेजेंडरी शेंजो बीन्स हमारे घर के बाहर आई कैसे। तुमने तो कहा कि ऑलमोस्ट सारी लेजेंडरी शेंजो बीन्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और जो थी भी वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा में थी, लेकिन उसको एक मॉर्टल ने हासिल कर लिया जो कि आउटर वर्ल्ड पे तबाही मचा चुका है। तो आखिर जो हमारे पास में लेजेंडरी शेंजो बीन्स आई हैं, ये कहाँ से आई हैं और आखिर ये हमारे ही पास क्यों आई? तो फ्रॉस्टी घबरा जाता और वो कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं और ज़्यादा मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकता। ऐसा बोल करके फ्रॉस्टी एक पोर्टल क्रिएट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ये फ्रॉस्टी जो कुछ भी बता करके गया है, अगर वो सच है तो फिर हमारा मॉर्टल वर्ल्ड बहुत ही बड़े ख़तरे में है। बुल्मा कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें इस फ्रॉस्टी के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसने जो हमें स्टोरी बताई हो वो सरासर झूठ हो। हम पहली ही बार में किसी बीइंग के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इन गोल्डन शेंजो बीन्स को ले जाते हैं लॉर्ड जेनो के पास में और उनसे पूछते हैं इसके बारे में। गोकू कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है कि यही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, हमें लॉर्ड जेनो को ज़रूर इसके बारे में बताना चाहिए। वेजिटा कहता है, खैखरॉट, उन शेंजो बीन्स के बैग को उठा लो और तुम्हारे पास में जो लॉर्ड जेनो वाली बटन है उसकी मदद से हम सीधे चलते हैं लॉर्ड जेनो के पास में। और बुल्मा, तब तक तुम इस अर्थ पे रहना और कोशिश करना कि कोई भी आउटर वर्ल्ड कभी यहाँ पे ना आ सके। बुल्मा कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी पिकोलो और गुहान को इसके बारे में बता देती हूँ ताकि वो हमेशा सतर्क रहें और अर्थ की सुरक्षा करते रहें। जिसके बाद गोकू उन बैग को उठाता है और जेनो वाली बटन को दबा करके सीधे पहुँच जाता है जेनो के पैलेस पे। जेनो गोकू और वेजिटा को वहाँ देख करके खुश होता है। जेनो कहता है, ओह, तो तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए। तुम अगर मेरे पास आए हो तो इसके पीछे केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, तुम्हें मुझसे कुछ काम होगा, दूसरा, तुम्हें किसी से फाइट करनी होगी। एम आई राइट गोकू?
गोकू कहता है हाँ हाँ लॉर्ड ज़ेनो, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। ज़ेनो कहता है बिल्कुल, बताओ आखिर मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। गोकू और वजीटा ये दोनों ही उस लेजेंडरी शिंजो बीन को ज़ेनो की तरफ करते हैं और कहते हैं लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप इस चीज़ को जानते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा नज़दीक आता है और वो जैसे ही देखता है कि ये तो लेजेंडरी शिंजो बीन्स हैं, वो घबरा जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ आखिर तुम्हारे पास में कैसे आई। ज़ेनो कहता है क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ देख ली तुमने गोकू और वजीटा के हाथ में। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पीछे हटता और कहता है लॉर्ड ज़ेनो, इनके पास में लेजेंडरी शिंजो बीन्स हैं। ज़ेनो अपनी चेयर से खड़ा होता और कहता है क्या, लेजेंडरी शिंजो बीन्स, क्या मजाक कर रहे हो। जिसके बाद ज़ेनो भी आगे बढ़ता है और गोकू वजीटा की हाथ की तरफ देखता है तो उसे भी लेजेंडरी शिंजो बीन्स दिखते हैं। ज़ेनो कहता है गोकू वजीटा, ये मजाक कर रहे हो तुम लोग, क्या तुमने शिंजो बीन्स के ऊपर कलर किया है या फिर ये वाकई में लेजेंडरी शिंजो बीन्स हैं। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड ज़ेनो, ये वाकई में लेजेंडरी शिंजो बीन्स है। ज़ेनो कहता है लेकिन आखिर ये मॉर्टल वर्ल्ड में कर क्या रही हैं, लेजेंडरी शिंजो बीन्स तो मॉर्टल वर्ल्ड में होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो फिर आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गई। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, ये चीज़ हमें भी नहीं पता, मैं तो आराम कर रहा था अपने घर पे और जैसे ही मैं उठा और मैंने ट्रेनिंग करने की सोची तो मेरे घर के बाहर ही शिंजो बीन्स रखी हुई थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ना ना, तुम अभी भी पूरी बात नहीं बता रहे हो हमें गोकू वजीटा, सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ छेड़छाड़ की है आउटर वर्ल्ड के साथ में, या कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वरना ये लेजेंडरी शिंजो बीन्स यहाँ पे आ ही नहीं सकती हैं, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो वजीटा कहता है हाँ लॉर्ड ज़ेनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। जिसके बाद गोकू और वजीटा सारी बुल्मा वाली बातें बताते हैं कि किस तरीके से बुल्मा ने एक डिवाइस क्रिएट की जिससे कि आउटर वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम लोग बेवकूफ़ हो लॉर्ड ज़ेनो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन मॉर्टल्स को हमें ज़्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि गोकू और वजीटा अच्छे मॉर्टल्स हैं, ये सब कुछ गलत नहीं करेंगे। गोकू और वजीटा, क्या तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है हमारे लिए। गोकू कहता है हमें माफ़ करिए लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन हम इस चीज़ को फिक्स कर देंगे, हम आउटर वर्ल्ड को मॉर्टल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट भी कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चुप करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, अगर एक बार मॉर्टल वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया गया तो फिर उसको ओमनीपोटेंट तक अलग नहीं कर सकते, तुम तो फिर भी एक मॉर्टल हो। लॉर्ड ज़ेनो, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि इन मॉर्टल्स को ख़त्म कर देना चाहिए, इनकी वजह से हमारा मॉर्टल वर्ल्ड बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। बेचारे मॉर्टल्स की क्या गलती है, इनकी वजह से अब हर मॉर्टल मारा जाएगा इस वर्ल्ड का। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, इनको चिल्ला करके या फिर इनको डिस्ट्रॉय करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, माना कि इन मॉर्टल्स से गलती हुई है लेकिन गलती हमारी भी है, हमें मॉर्टल्स को साफ साफ बता देना चाहिए एग्जिस्टेंस की असलियत के बारे में, वरना मॉर्टल्स ऐसे ही एडवांसमेंट करते रहेंगे और नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे मल्टीवर्स के लिए। मानता हूँ कि गोकू और वजीटा ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, लेकिन अब उसके बारे में सोच करके या फिर बोल करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हमें ये फिगर आउट करना चाहिए कि हम आगे कैसे बचा सकते हैं अपने मॉर्टल वर्ल्ड को। खैर गोकू वजीटा, तुम हमें विस्तार से समझाओ कि आखिर हुआ क्या अर्थ में, और जो भी चीज़ आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हुई हो वो सब बताओ हमको। जिसके बाद गोकू और वजीटा सबसे पहले तो यही बताते हैं कि कैसे बुल्मा ने एक डिवाइस क्रिएट की जिससे कि वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए। उसके बाद वो बताते हैं कि आउटर वर्ल्ड से एक बीइंग आया था जिसका नाम था फ्रॉस्टी। जैसे ही उस फ्रॉस्टी का नाम ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट सुनते हैं वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, फ्रॉस्टी, कहीं ये वही फ्रॉस्टी तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ज़ेनो कहता है एक मिनट ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू वजीटा, तुम हमें ये बताओ कि आखिर उस फ्रॉस्टी ने तुम्हें क्या बताया और सब कुछ एक्सप्लेन करो। जिसके बाद गोकू वजीटा सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो भी फ्रॉस्टी ने उसे बताया, जो भी कहानी आउटर वर्ल्ड के बारे में उसने बताई। ज़ेनो कहता है तो ये है पूरी कहानी, लेजेंडरी शिंजो बीन्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये जो तुम्हारे हाथ में लेजेंडरी शिंजो बीन्स हैं ये एग्जिस्टेंस के आखिरी लेजेंडरी शिंजो बीन्स हैं। खैर गोकू, हमें ये लेजेंडरी शिंजो बीन्स सौंप दो, ये हमारे पास में एकदम सेफ़ रहेंगे,
अगर ये लेजेंडरी शंजो बीन्स तुम्हारे पास में रहेंगे तो फिर आउटर वर्ल्ड से बीइंग आएंगे और वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा वर्ल्ड और इवन तुम्हारा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर ये लेजेंडरी शंजो बीन्स हमारे पास रहेंगे तो फिर चांस ही नहीं है कि ये लेजेंडरी शंजो बीन्स हमसे कोई छीन पाए। गोकू और वजीटा उस लेजेंडरी शंजो बीन को जेनो को दे देते हैं, लेकिन तभी वजीटा पूछता है, लॉर्ड जेनो, क्या आप उस फ्रॉस्टी के बारे में कुछ जानते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने फ्रॉस्टी का नाम लिया आप लोग घबरा गए थे। क्या आप लोगों को पता है कि आखिर वो फ्रॉस्टी है कौन? तो जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम इन दोनों को बता सकते हो उस फ्रॉस्टी के बारे में, क्योंकि इनको ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता चल चुका है आउटर वर्ल्ड के बारे में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो सुनो, फ्रॉस्टी पहले मॉर्टल वर्ल्ड का ही एक गॉड हुआ करता था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो 12 यूनिवर्सेस को अकेले संभालता था। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस नहीं हुआ करते थे? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं, वो फ्रॉस्टी ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अकेले 12 यूनिवर्सेस को संभालता था। लेकिन फिर एक दिन उसके अंदर अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि मैं और लॉर्ड जेनो उसे यूज़ कर रहे हैं। उसे लगता था कि अगर वो 12 यूनिवर्सेस को संभाल सकता है तो वो ओमनीपोटेंट क्यों नहीं है। लॉर्ड जेनो तो केवल अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और स्टिल वो ओमनीपोटेंट कहलाते हैं, लेकिन मैं 12 यूनिवर्सेस को संभालता हूँ और स्टिल मुझे कोई अटेंशन नहीं मिलती, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ऐसा सोचना था उस फ्रॉस्टी का। उस फ्रॉस्टी ने काफ़ी बार ओमनीपोटेंट बनने की कोशिश करी। उस फ्रॉस्टी ने लॉर्ड जेनो को काफ़ी बार फाइट के लिए ललकारा और ये शर्त रखी कि अगर फ्रॉस्टी जीत जाता है तो फिर वो इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बन जाएगा। लेकिन वो फ्रॉस्टी हर बार ही हारा। हज़ार बार फाइट की और हज़ारों बार फ्रॉस्टी हारा। एक बार भी वो लॉर्ड जेनो से नहीं जीत पाया। हर हार के बाद में फ्रॉस्टी जाता और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करता और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके आता, लेकिन स्टिल वो लॉर्ड जेनो को नहीं बीट कर पा रहा था। जैसे ही वो हज़ारवीं बार हारता है तो उसे समझ में आ गया था कि उसे कोई एक्सटर्नल चीज़ चाहिए होगी, उसे कुछ ऐसी शक्तियाँ हासिल करनी होगी जिससे कि वो ओमनीपोटेंट की पावर्स को सरपास कर सके। तभी फ्रॉस्टी लॉर्ड जेनो के पास आता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे पता है कि मैं आपको नहीं हरा सकता और आपकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता। आप मुझसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन आप मुझे अपना स्टूडेंट तो बना ही सकते हैं ना। लॉर्ड जेनो को लगा कि फ्रॉस्टी सुधर चुका है और अब वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो लॉर्ड जेनो ने भी उसे स्टूडेंट बनाया और उसे नई नई मैनिपुलेशंस, नई नई एबिलिटीज़ सिखाई, लाइक टाइम मैनिपुलेशन, मल्टीवर्स क्रिएशन एंड एनर्जी क्रिएशन भी। लेकिन वो फ्रॉस्टी जैसे ही इन सभी एबिलिटीज़ को सीख करके मास्टर कर गया, उसने लॉर्ड जेनो को बिट्रे कर दिया। उसने अपनी एनर्जी क्रिएशन और मल्टीवर्स क्रिएशन की मदद से एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करना चाहा, जहां का ओमनीपोटेंट फ्रॉस्टी खुद होगा। लेकिन जब फ्रॉस्टी अपना ही मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा था तब उससे कुछ चूक हो गई, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स की जगह आउटर वर्ल्ड क्रिएट कर बैठा। और ये चीज़ देख करके लॉर्ड जेनो इतना ज़्यादा नाराज़ हुए कि उसने फ्रॉस्टी और उसके पूरे आउटर वर्ल्ड को ही मॉर्टल वर्ल्ड से अलग करके रख दिया। वजीटा कहता है, ओह, इसका मतलब है कि कैकारोट जो वो फ्रॉस्टी था वो आउटर वर्ल्ड का असली क्रिएटर है। लेकिन अगर वो आउटर वर्ल्ड का क्रिएटर है तो फिर वो हमारे पास क्यों आया था? क्या उसे ये लेजेंडरी शंजो बीन्स चाहिए थे? जेनो कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि फ्रॉस्टी को मदद चाहिए हमारी। उसके आउटर वर्ल्ड में केओस मच चुका है इस लेजेंडरी शंजो बीन्स की वजह से, और अब वो हमारी मदद चाहता है। लेकिन वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे मार डालूँगा। इसीलिए वो तुम्हारी मदद लेने की कोशिश कर रहा है, गोकू वजीटा। गोकू कहता है, ओह, अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो फ्रॉस्टी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था और उसने आधी अधूरी बातें हमें क्यों बताई। वजीटा, मुझे उस फ्रॉस्टी को देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसने आउटर वर्ल्ड को क्रिएट किया हो। खैर, लॉर्ड जेनो, इन सब चीज़ों में आप हमें एक चीज़ तो बताना भूल ही गए। जेनो कहता है, आखिर कैसी चीज़? तो गोकू पूछता है, ये लेजेंडरी शंजो बीन्स, क्या इन लेजेंडरी शंजो बीन्स को भी उस फ्रॉस्टी ने क्रिएट किया है या फिर इसकी कुछ और ही कहानी है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, गोकू वजीटा, तुम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है, अब तुम्हें इन लेजेंडरी शंजो बीन्स के बारे में जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग जाओ और जा कर के अर्थ में रहो।
हम ये सारी मैस को संभाल लेंगे। तुमने जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है हम उस सारी प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर देंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ने जाता है, लेकिन ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को रोकता और कहता है, रुको ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे गोकू और वजीटा से कुछ कहना है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड। ज़ेनो कहता है, गोकू तुम्हारे पास में मेरी वो बटन है ना जिसकी मदद से तुम मेरे पास आ सकते हो या फिर मुझे अपने पास बुला सकते हो। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो, उसी की मदद से तो मैं यहाँ आया। तो ज़ेनो कहता है, शाबाश, उस बटन को अपने पास ही रखो, और जैसे ही फ्रॉस्टी तुम्हारे पास आए उस बटन का यूज़ करके मुझे अपने पास बुला लेना, क्योंकि मुझे उस फ्रॉस्टी से अपना कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। समझ गया गोकू। गोकू कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जैसे ही वो फ्रॉस्टी मेरे पास आएगा मैं आपको अपने पास बुला लूँगा। ज़ेनो कहता है, गुड। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ाता है। कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा गोकू और वजीटा की ही इंतज़ार कर रही होती है। गोकू वजीटा जैसे ही कैप्सूल कॉर्प पहुंचते हैं तो बुल्मा गोकू के नज़दीक जाते और कहती है, कहाँ है वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स, मुझे उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज़ पता चली है। गोकू कहता है, वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स? वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स तो हमने लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को सौंप दिए, क्योंकि हमें लगा कि वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। बुल्मा कहती है, ओह, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है गोकू, तुम्हें वो शिंजो बीन्स उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर क्यों बुल्मा, आखिर हो क्या गया है, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें क्या पता चला है उस शिंजो बीन के बारे में, लेजेंडरी शिंजो बीन के बारे में। तो बुल्मा कहती है, मुझे पता चल चुका है कि उस लेजेंडरी शिंजो बीन को खाने के बाद में तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के साथ में क्या होगा। वजीटा पूछता है, क्या होगा, आखिर उस शिंजो बीन को अगर हम खा लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो बुल्मा कहती है, उस लेजेंडरी शिंजो बीन को खाने के बाद में तुम्हारा पूरा डीएनए ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि उसको खाने के बाद में तुम सेयन से एक एलियन बन जाओ या फिर ओमनीपोटेंट बन जाओ या फिर गॉड बन जाओ, तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम्हारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं उस लेजेंडरी शिंजो बीन को खाने से। लेकिन इस लेजेंडरी शिंजो बीन के कुछ डाउन साइड्स भी हैं। वजीटा कहता है, आखिर कैसे डाउन साइड्स बुल्मा। तो बुल्मा कहती है, डाउन साइड नंबर 1, इस लेजेंडरी शिंजो बीन को खाने के बाद में तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे नेचर में, तुम्हारी एनर्जी और की ब्लास्ट में कुछ भी फ़र्क पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि गोकू तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भूल जाओ और वजीटा तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स भूल जाओ, और इससे तुम्हारी मॉर्टल बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाए लेकिन तुम अपनी सारी फॉर्म्स खो दो। डाउन साइड नंबर 2, पता नहीं तुम्हारी बॉडी कितनी कैपेबल है कि वो इस लेजेंडरी शिंजो बीन को एब्जॉर्ब कर पाएगी या फिर नहीं। गोकू कहता है, आखिर उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो बुल्मा कहती है, अगर तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रांग ना हुई कि वो लेजेंडरी शिंजो बीन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके तो इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो तुम मारे जाओगे एनर्जी ओवरलोड की वजह से, और दूसरा कि तुम्हारे पास जो भी एनर्जी और पावर्स हैं वो सब भी तुमसे छिन जाएंगी। तो ये 2 डाउन साइड्स हैं लेजेंडरी शिंजो बीन्स की, और अगर तुम मुझे और शिंजो बीन्स ला करके दो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आखिर और क्या क्या हो सकता है इस लेजेंडरी शिंजो बीन के इस्तेमाल से। लेकिन आखिर तुमने उन लेजेंडरी शिंजो बीन को लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को दिया ही क्यों। उसकी मदद से हम लोग लिटरली कुछ भी कर सकते थे, मुझे उसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करनी थी और जानना था उसके बारे में। तो गोकू कहता है, बुल्मा, अगर उस लेजेंडरी शिंजो बीन को हम अपने पास रखते तो आउटर वर्ल्ड से बहुत सारे बींग्स हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करते और इसकी वजह से तुम मारी जाती, चीची मारी जाती, हमारी फैमिली मारी जाती और अर्थ डिस्ट्रॉय कर दी जाती। हो सकता था ये पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता, और ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स लॉर्ड ज़ेनो को दे दी ताकि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बुल्मा कहती है, लेकिन गोकू वजीटा, अगर वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स तुम दोनों को मिली है इसका मतलब है कि किसी बीइंग ने तुम दोनों को सोच कर कहीं वो लेजेंडरी शिंजो बीन दी होंगी, और तुमने वो लेजेंडरी शिंजो बीन लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को सौंप दी। मुझे लगता है कि गोकू वजीटा तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वजीटा कहता है, हाँ वॉटएवर, जो भी होगा हम उसे संभाल लेंगे बुल्मा मिल करके। पहले तो हमें ये बताओ कि क्या यहाँ पे फ्रॉस्टी दोबारा से आया था। तो बुल्मा कहती है, नहीं, ना फ्रॉस्टी आया था और ना ही आउटर वर्ल्ड का कोई दूसरा बीइंग आया है अर्थ पे अभी तक। गोकू कहता है, बुल्मा, क्या तुम्हें पता है कि वो जो फ्रॉस्टी था उसी ने आउटर वर्ल्ड को क्रिएट किया है। बुल्मा कहती है, क्या,
उस फ्रॉस्टी ने आउटर वर्ल्ड को क्रिएट किया है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है, सारी कहानी बताता है फ्रॉस्टी के बारे में जो कि उसे ग्रैंड प्रीस्ट ने बताई थी। ये सुन करके बुल्मा भी शॉक्ड रह जाती है। बुल्मा कहती है, मुझे लग ही रहा था कि डेफिनेटली वो फ्रॉस्टी हमसे कुछ छुपा रहा है, और देखो वो फ्रॉस्टी इतनी बड़ी बात हमसे छुपा रहा था कि वही आउटर वर्ल्ड का क्रिएटर है। मैंने तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि फ्रॉस्टी ही वही मॉर्टल है जो कि लेजेंडरी शिनज़ोबीन के पीछे पड़ा हुआ है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, बुल्मा, मुझे तो लगता है कि लेजेंडरी शिनज़ोबीन हमारे पास में और किसी ने नहीं बल्कि उस फ्रॉस्टी ने ही पहुँचाए हुए थे, क्योंकि वो हमारी मदद चाहता था और वो डायरेक्टली लॉर्ड ज़ेनो के पास नहीं जा सकता था क्योंकि उन दोनों का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए वो सीधे हमारे पास आया। गोकू कहता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन वजीटा, फ्रॉस्टी और लॉर्ड ज़ेनो का जैसा पास्ट है, मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो फ्रॉस्टी की हेल्प करने वाले हैं। मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो फ्रॉस्टी को ही मार डालेंगे। बुल्मा कहती है, नहीं, अगर लॉर्ड ज़ेनो और फ्रॉस्टी आपस में ही लड़ने लगे तो फिर आउटर वर्ल्ड के साथ साथ मॉर्टल वर्ल्ड भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और आउटर वर्ल्ड की मदद करनी चाहिए। वजीटा कहता है, यहाँ पे फालतू में खड़े रह करके बकवास करने से कुछ भी नहीं होगा। बुल्मा, क्या हम आउटर वर्ल्ड में जा सकते हैं? क्या तुम्हारी डिवाइस ठीक हो गई है? मुझे आउटर वर्ल्ड में जाना है और वहाँ जा करके असलियत पता करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फ्रॉस्टी और लॉर्ड ज़ेनो ये दोनों ही हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और पूरी बातें हमारे सामने नहीं रख रहे हैं। बुल्मा कहती है, वो डिवाइस, आउटर वर्ल्ड जाने वाली डिवाइस, हाँ, मैंने उसको रिपेयर कर दिया है। मुझे पता चल चुका था कि आखिर उसमें क्या फॉल्ट है और मैं उस चीज़ को फिक्स कर चुकी हूँ। अब हम लोग ईजिली आउटर वर्ल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन गोकू और वजीटा, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके आउटर वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आना होगा, सच्चाई पता लगा करके, क्योंकि अगर तुमने हल्की सी भी देर कर दी और मेरी मशीन दोबारा से ख़राब हो गई तो फिर तुम आउटर वर्ल्ड में हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। गोकू कहता है, बुल्मा, तुम हमें डरा क्यों रही हो? अभी तो हम गए भी नहीं आउटर वर्ल्ड में। बुल्मा कहती है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। तुम्हें आउटर वर्ल्ड में जा करके जल्द से जल्द असलियत को पता करना पड़ेगा अगर तुम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड और क्यूरियस हो तो। अगर तुम जल्दी से पता नहीं कर पाए उस बारे में तो फिर तुम आउटर वर्ल्ड में फंस जाओगे। वजीटा कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कैकरॉट हम दोनों ही जा करके आउटर वर्ल्ड से असलियत पता लगा करके ही रहेंगे। क्यों कैकरॉट? गोकू कहता है, वजीटा, अगर तुम अकेले जाओ तो क्या ठीक रहेगा? क्योंकि मैं चीची को बता करके नहीं आया हूँ और मैं चीची को बताया बगैर कहीं भी नहीं जाता। वजीटा कहता है, कैकरॉट, हम लोग लिटरली लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस से होकर के आ रहे हैं और तुम अब ये बहाना दे रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। बुल्मा, तुम डिवाइस को रेडी करो, ये कैकरॉट मेरे साथ चलेगा, मैं देखता हूँ आखिर ये कैसे मना करता है। जिसके बाद बुल्मा गोकू और वजीटा को अपने लेबोरेटरी के अंदर ले जाती है और दिखाती है अपनी मशीन। बुल्मा कहती है, मैंने इस मशीन में थोड़ी और एडवांसमेंट्स की हैं, अब तुम लोग काफ़ी एक्यूरेटली आउटर वर्ल्ड में घूम सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जल्दी वापस आना है। वजीटा कहता है, बुल्मा, ये बात तुम 5 बार बता चुकी हो, हमें समझ में आ गया है कि हमें आउटर वर्ल्ड में जा करके जल्दी असलियत पता करनी है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बुल्मा कहती है, ठीक है, गुस्सा हो नहीं, तुम दोनों जाओ और उस मशीन के लेफ़्ट और राइट साइड जा कर के खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों को आउटर वर्ल्ड में पहुंचाती हूँ। गोकू और वजीटा उस मशीन के अगल बगल जाते हैं। तभी गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें आउटर वर्ल्ड में जाना चाहिए? वजीटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड बहुत जल्दी ही एक मुसीबत में फंसने वाला है और उस चीज़ को टालने के लिए हमें आउटर वर्ल्ड की असलियत जाननी ही पड़ेगी, उसके बगैर हम उस प्रॉब्लम को नहीं टाल सकते हैं। गोकू कहता है, ठीक है, अगर मॉर्टल वर्ल्ड की बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद बुल्मा बस एक बटन प्रेस करती है और गोकू वजीटा स्क्रीम करने लगते हैं। गोकू कहता है, बुल्मा, ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ में? ये इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी खो चुका हूँ। तभी अचानक से बुल्मा के सामने से वजीटा और गोकू दोनों ही गायब हो जाते हैं। गोकू और वजीटा मानो कि बेहोश हो चुके हों। गोकू और वजीटा जैसे ही अपने होश में आते हैं वो देखते हैं कि वो एक वॉइड में है जहाँ पे डार्कनेस ही डार्कनेस है और कुछ भी रोशनी नहीं है।
गोकू और वजीटा एक दूसरे से टकराते हैं और वो घबरा जाते हैं। गोकू वजीटा एक साथ ही कहते हैं, तुम कौन हो आखिर? तब उनकी जान में जान आती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही दोनों हैं। खैर, वजीटा कहता है, काकारोट, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। आखिर इस डार्कनेस को हम कैसे हटाएंगे? गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता वजीटा। वजीटा कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोल करके वजीटा एक फाइनल फ्लैश मारता है जिससे कि रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके फाइनल फ्लैश से भी कोई भी रोशनी नहीं होती वहाँ पे। वजीटा कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मेरे फाइनल फ्लैश से आखिर कोई रोशनी क्यों नहीं निकली? गोकू कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है, इसलिए तुम्हें बस लगा कि तुमने फाइनल फ्लैश मारा है लेकिन तुम मार नहीं पाए। ऐसा बोल करके गोकू एक कामेहामेहा रेडी करता है और मारता है, लेकिन उसके कामेहामेहा से भी रोशनी नहीं होती। गोकू कहता है, ये क्या, मेरे कामेहामेहा से भी रोशनी नहीं हुई, लेकिन आखिर क्यों? ये इतनी डार्कनेस क्यों है यहाँ पे? वजीटा कहता है, क्या हुआ काकारोट, तुम तो मुझे कह रहे थे ना कि मैंने फाइनल फ्लैश नहीं मार पाया क्योंकि मेरे पास स्टेमिना नहीं है। तुम्हारे कामेहामेहा की रोशनी क्यों नहीं दिखी आखिर? गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो वजीटा, और ये फिगर आउट करो कि हम हैं कहाँ पे। क्या इसे ही आउटर वर्ल्ड कहा जाता है? लेकिन यहाँ तो कोई मॉर्टल ही नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट है, ना ही कुछ भी है। तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर वो बीइंग कहाँ पे है, फ्रॉस्टी कहाँ पे है? तभी अचानक से गोकू और वजीटा के सामने से जितनी भी डार्कनेस होती है वो गायब हो जाती है और उनके सामने एक खूबसूरत सा नज़ारा होता है। गोकू वजीटा देखते हैं कि वो एक स्पेस जैसी जगह में है, लेकिन वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर का है। गोकू कहता है, वाह, ये आउटर वर्ल्ड है, ये जगह इतनी सुंदर कैसे है आखिर? आउटर वर्ल्ड का स्काई अलग अलग कलर्स से भरा हुआ था, ग्रीन, पिंक, पर्पल, येलो, और ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वजीटा कहता है, खैखरॉट, माना कि ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन हमें अपने मोटिव को नहीं भूलना है। बुल्मा ने क्या कहा था, हमें जल्द से जल्द सीक्रेट के बारे में पता करना है और अपने मॉर्टल वर्ल्ड में वापस पहुंचना है। गोकू कहता है, ठीक है वजीटा। जिसके बाद गोकू और वजीटा उसी आउटर वर्ल्ड में रोम करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं हवा में इधर उधर, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ पे है। वजीटा कहता है, काकारोट, हम आउटर वर्ल्ड में तो आ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ पे है। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि हमें नियरेस्ट प्लैनेट या किसी यूनिवर्स में जाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही घूमते रहे तो फिर हमारा टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम कुछ पता भी नहीं कर पाएंगे। वजीटा कहता है, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, हमें नियरेस्ट प्लैनेट पे जाना चाहिए। जिसके बाद गोकू और वजीटा प्लैनेट और गैलेक्सी जैसी कुछ चीज़ों को ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो जा करके पता कर सकें और इन्वेस्टिगेट कर सकें आउटर वर्ल्ड के बारे में। खैर, गोकू और वजीटा काफ़ी देर तक आउटर वर्ल्ड में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी उनके सामने अचानक से फ्रॉस्टी आ जाता है, जिन्हें देख करके गोकू और वजीटा थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं। गोकू कहता है, हाँ, आखिरकार कोई तो मिला हमें आउटर वर्ल्ड में, इतनी देर से हम दोनों अकेले ही घूम रहे थे पूरे आउटर वर्ल्ड में। फ्रॉस्टी कहता है, तुम आउटर वर्ल्ड में क्या करने आए हो? तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, जल्दी से अपने मॉर्टल वर्ल्ड में वापस चले जाओ वरना वो आता ही होगा। गोकू कहता है, वो आता ही होगा से तुम्हारा क्या मतलब है, कौन आता होगा? वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो फ्रॉस्टी, हमें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। हमें लॉर्ड ज़ेनो ने सब सच बता दिया है कि तुम ओमनीपोटेंट बनना चाहते थे और किस तरीके से तुमने मल्टीवर्स और मॉर्टल वर्ल्ड को बिट्रे किया। तुमने लॉर्ड ज़ेनो की ही पावर सीख करके उन्हीं को बिट्रे कर दिया और इस आउटर वर्ल्ड का क्रिएशन कर दिया। फ्रॉस्टी अपने कदम पीछे लेने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। फ्रॉस्टी कहता है, इसके बारे में तुम्हें ज़ेनो ने बताया ना? मुझे पता है, मुझे पता था कि वो ज़ेनो का बच्चा ज़रूर टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई है, उसने तुम्हें आधी ही सच्चाई बताई है। असली सच्चाई और पूरी सच्चाई जब तुम जान लोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मल्टीवर्स को और मॉर्टल वर्ल्ड को कौन बिट्रे कर रहा है, मैं या फिर तुम्हारे सो कॉल्ड ओमनीपोटेंट। तभी अचानक से गोकू और वजीटा को एक अजीब सी की महसूस होती है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुम्हें ये की महसूस हुई? ये की आखिर किस बीइंग की है? तो फ्रॉस्टी कहता है, नहीं, वो आ गया, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो आ सकता है और वो आ गया यहाँ पे। गोकू कहता है, आखिर कौन आ गया यहाँ पे? तो फ्रॉस्टी कहता है, मॉर्टल एक्स। मॉर्टल एक्स, वही मॉर्टल जिसने कि लेजेंडरी शिंजो बीन को खा लिया है।
और अब वो एक बीस्ट बन चुका है जिसने कि पूरे आउटर वर्ल्ड में तबाही मचा करके रखी हुई है। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर वो यहाँ पे आ गया मॉर्टल एक्स का बच्चा तो फिर वो हम सबको मार डालेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोग भी अपने आउटर वर्ल्ड में निकल जाओ, वरना उस मॉर्टल एक्स से पंगा लिया तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। वेजिटा कहता है नहीं, हम पूरी सच्चाई जाने बगैर यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, और अगर तुमने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई तो फिर हम मॉर्टल वर्ल्ड में जा करके वो बची हुई लेजेंडरी शिंजो बीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। फ्रॉस्टी कहता है नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना। वो लेजेंडरी शिंजो बीन्स मैंने ही तुम्हारे पास पहुंचाई थी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। गोकू, वेजिटा, मुझे पता था कि तुम ही दोनों इकलौते ऐसे मॉर्टल हो जो कि इस आउटर वर्ल्ड को बचा सकते हो और पूरी एग्जिस्टेंस को सेव कर सकते हो। गोकू कहता है लेकिन तुम पूरे एग्जिस्टेंस को सेव क्यों करना चाहते हो? तुम तो बहुत ग्रीडी थे ना, तुम्हें तो मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों को ही रूल करना था, तो फिर अब तुम आखिर पूरी एग्जिस्टेंस को सेव करने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम ये चीज़ करके अपने आप को एक मसीहा दिखाना चाहते हो और लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो? फ्रॉस्टी कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है ना अपने लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। अब मैं तुम्हें उनकी असलियत बताता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें कि कैसे उस जेनो के बच्चे ने मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों के साथ ही छल किया है और वो एक असली ओमनीपोटेंट है ही नहीं। वजीटा और गोकू की आंखें खुली रह जाती हैं जैसे ही वो ये बात सुनते हैं। वजीटा कहता है क्या लॉर्ड जेनो असली ओमनीपोटेंट नहीं है? ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? काफ़ी समय से लॉर्ड जेनो ही रूल कर रहे हैं हमारे मल्टीवर्स को, तो तुम ऐसा कैसे ही कह सकते हो? फ्रॉस्टी कुछ बोलने जा ही रहा होता है लेकिन उससे पहले वहाँ पे मॉर्टल एक्स आ जाता है, क्योंकि कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें असलियत। फ्रॉस्टी, गोकू, वजीटा ये तीनों ही उसको देख करके शॉक रह जाते हैं। फ्रॉस्टी कहता है तुम यहाँ पे? मॉर्टल एक्स? मॉर्टल एक्स कहता है हाँ मैं यहाँ पे, तुम काफ़ी देर से मुझे दौड़ा रहे हो फ्रॉस्टी, मॉर्टल वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में, लेकिन अब तुम मेरी पकड़ में आ गए हो। इस बार तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता फ्रॉस्टी, तुम्हें मार करके मैं इस पूरे आउटर वर्ल्ड पे कंट्रोल पा लूँगा, जिसके बाद मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाऊँगा और मॉर्टल वर्ल्ड के जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करके पूरी एग्जिस्टेंस पे राज करूँगा। फ्रॉस्टी, गोकू और वजीटा ये तीनों ही अपने कदम पीछे लेने लगते हैं, लेकिन वो मॉर्टल एक्स भी धीरे धीरे करके उनके सामने आ रहा होता है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी ही स्माइल होती है। मॉर्टल एक्स की बॉडी के आसपास से एक अजीब सा ही पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा होता है। गोकू कहता है इसकी की तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वजीटा ऐसी की तो जिरन की भी नहीं थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में, मुझे लगता है कि ये जिरन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्रॉस्टी कहता है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से इससे बच करके कैसे भागना है ये चीज़ फिगर आउट करो, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागने में नाकाम हो गए तो फिर नहीं बचने वाले हैं। ये मॉर्टल एक्स हम सबको मार डालेगा, ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग मॉर्टल है। तभी गोकू और वजीटा की बॉडी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है और धीरे धीरे डिसअपीयर सी होने लगती है। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी को? वजीटा कहता है कैकरॉट, मुझे लगता है कि हमारा समय ख़त्म हो चुका है, अब हम मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जा रहे हैं। तो फ्रॉस्टी गोकू का हाथ पकड़ता और कहता है नहीं, तुम मुझे यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तभी फ्रॉस्टी की बॉडी भी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है और वो तीनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं बुल्मा की लेबोरेटरी में। बुल्मा गोकू और वजीटा के साथ में फ्रॉस्टी को देख करके दंग रह जाती है। बुल्मा कहती है गोकू, वजीटा, तुम लोग तो आउटर वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन गैदर करने गए थे, इस फ्रॉस्टी के बच्चे को यहाँ पे क्यों ले आए? फ्रॉस्टी कहता है बच गए, अच्छा हुआ तुम लोग सही टाइम पे यहाँ पे मुझे ले आए, वरना वो मॉर्टल एक्स अभी तक हम सबको मार चुका होता। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी बुल्मा की डिवाइस अचानक से फट जाती है। बुल्मा कहती है वो मेरी डिवाइस, अब मुझे अपनी डिवाइस को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रॉस्टी कहता है ऐसी फालतू डिवाइस क्रिएट करने की तुम जुर्रत भी मत करना आगे से, अगर तुमने आगे से आउटर वर्ल्ड के साथ में छेड़छाड़ करने की भी सोची तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। वजीटा फ्रॉस्टी के सामने जाता और कहता है तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो फ्रॉस्टी,
तुम जानते नहीं हो कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। तुम मॉर्टल वर्ल्ड में हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम कैप्सूल कॉर्प में खड़े हो। तुम यहाँ रह कर के बुल्मा के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो, इस बात को जान लो फ्रॉस्टी। तभी उनका कैप्सूल कॉर्प बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगता है। गोकू कहता है, वजीटा, फ्रॉस्टी, ये की तो मॉर्टल एक्स की है, लेकिन वो मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे आया आखिर। गोकू और वजीटा कैप्सूल कॉर्प से बाहर निकलते हैं तो वो देखता है कि मॉर्टल एक्स हवा में उड़ रहा है। मॉर्टल एक्स कहता है, हाँ, कितना ब्यूटीफुल है मॉर्टल वर्ल्ड। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मॉर्टल वर्ल्ड इतना सुंदर होगा। अब तो मेरा और भी ज़्यादा मन कर रहा है मॉर्टल वर्ल्ड को कब्जाने का। गोकू कहता है, नहीं, हम तुम्हें अर्थ को या फिर इस मॉर्टल वर्ल्ड को हानि पहुंचाने नहीं देंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें रोकने के लिए मॉर्टल एक्स। मॉर्टल एक्स गोकू वजीटा की तरफ देखता और कहता है, तुम छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े जैसे मॉर्टल्स मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे। पहले मैं भी तुम्हारे ही जितना वीक हुआ करता था, लेकिन फिर मुझे पता चला लेजेंडरी शिंजो बीन्स के बारे में, और जब से मैंने वो शिंजो बीन्स खाए हैं तब से मैं एक आम मॉर्टल नहीं रह गया। मैं बन चुका हूँ एक लेजेंडरी बीइंग। मेरे सामने ना कोई ओमनीपोटेंट, ना कोई मैनिपुलेशन, ना कोई एबिलिटी काम आ सकती है। तो तुम मॉर्टल्स क्या ही बिगाड़ोगे मेरा। तभी फ्रॉस्टी अपने कदम आगे बढ़ाता और कहता है, बस बहुत हो गया, मैं बहुत भाग लिया तुमसे मॉर्टल एक्स, लेकिन अब और नहीं। आउटर वर्ल्ड के लिए, मॉर्टल वर्ल्ड के लिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। मैं और ज़्यादा तुमसे नहीं भाग सकता। ऐसा बोल करके फ्रॉस्टी रेज करने लगता है। फ्रॉस्टी की जो मसल्स होती हैं वो और ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। फ्रॉस्टी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो एक बीस्ट की तरह लगने लगता है। गोकू कहता है, वो ये क्या है? क्या तुमने भी लेजेंडरी शंसुबीन खा रखी हैं? तुम तो एक बीस्ट में तब्दील हो गए हो। फ्रॉस्टी कहता है, मेरे को लेजेंडरी शंसुबीन खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ट्रू फॉर्म है। ऐसा बोल करके फ्रॉस्टी उस बीइंग के सामने चला जाता है, मॉर्टल एक्स के सामने। मॉर्टल एक्स कहता है, तो तुम्हारी ट्रू फॉर्म मैंने आज पहली बार देखी है। वैसे मैं देख भी कैसे पाता, तुम तो इतनी देर से मुझसे भाग ही रहे थे, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी मुझसे डट कर सामना करने की, तो फिर मुझे कैसे ही पता चलता कि तुम्हारे पास में एक ट्रू फॉर्म भी है। फ्रॉस्टी कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। मॉर्टल एक्स हंसता है और कहता है, फाइट तुमसे? हम दोनों के बीच में फ़ाइट हो ही नहीं सकती है। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपने हाथ से एक की स्वॉर्ड निकालता है और वो फ्रॉस्टी को बीच से काट देता है। मॉर्टल एक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका एक स्प्लैश ही काफ़ी था फ्रॉस्टी के चीथड़े उड़ाने के, और उसने वो कर भी दिया। उसके स्वॉर्ड के केवल एक ही स्लाइस से फ्रॉस्टी बीच से कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गोकू वजीटा दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं कि ये क्या हुआ उनके सामने। गोकू कहता है, हाँ, तुमने फ्रॉस्टी को एक ही बार में काट दिया? उस फ्रॉस्टी को जो कि 12 यूनिवर्सेस को संभालता था, उस फ्रॉस्टी को जिसने कि आउटर वर्ल्ड को क्रिएट किया था, उस फ्रॉस्टी को जो कि लॉर्ड जेनो के टक्कर का था, उसे तुमने एक ही स्लाइस में काट दिया? मॉर्टल एक्स कहता है, ये तो मैंने ज़्यादा किया है, वरना मैं तो इसको अपने एक स्नैप से भी हरा सकता था। वजीटा कहता है, कैकारॉट, तुम्हें लॉर्ड जेनो वाली बटन दबानी होगी और लॉर्ड जेनो को यहाँ पर बुलाना होगा। हम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। जब फ्रॉस्टी नहीं जीत पा रहा है इस मॉर्टल एक्स से, तो फिर हम क्या ही हैं इसके सामने। गोकू कहता है, तुम एकदम ठीक कह रहे हो वजीटा, मुझे भी यही लगता है कि हमें लॉर्ड जेनो की मदद लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद गोकू उस बटन को क्लिक कर देता है और जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पे आते हैं, जेनो समझ जाता है कि फ्रॉस्टी डेफिनेटली अर्थ पे आ चुका है, इसीलिए गोकू ने उसे कॉल किया है। जेनो तुरंत ही गोकू से पूछता है, कहाँ है फ्रॉस्टी? आखिर वो फ्रॉस्टी का बच्चा है कहाँ पे? गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, आप अपने सामने देख सकते हैं फ्रॉस्टी को, जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ है। जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की नज़र जाती है फ्रॉस्टी के ऊपर, जिसके कि 2 हाफ हो चुके थे बीच से, वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये फ्रॉस्टी है, लेकिन ऐसा हाल किसने किया इसका? तो गोकू कहता है, उस मॉर्टल एक्स ने, जो कि आउटर वर्ल्ड पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा चुका है,
इसने लेजेंडरी शंजोबिन खा ली है और अब ये ओमनीपोटेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ऐसा इसका कहना है। जेनो मॉर्टल एक्स की तरफ देखता और कहता है, ये तुमने किया? मॉर्टल एक्स हंसता और कहता है हाँ, और मैं तुम्हारा भी यही हश्र करने वाला हूँ। मैं मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों जगह ही राज करूँगा और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे मैंने फ्रॉस्टी को एक ही अटैक में मार डाला, उसी तरीके से तुम दोनों को भी मार डालूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि ये मॉर्टल एक्स हमें हल्के में ले रहा है। हम फ्रॉस्टी जैसे कमज़ोर नहीं हैं। हम पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। हम पूरे मल्टीवर्स पे राज करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बकवास से लेजेंडरी शंजोबिन खा करके हमें रोक सकते हो? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और ये गलत फहमी तुम्हारी हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, इसको सीधे डेमोन्स्ट्रेशन ही दे देते हैं ना, इसको समझा करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा बोल करके जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही एक साथ मॉर्टल एक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉर्टल एक्स अपनी की स्वॉर्ड की मदद से काफ़ी आसानी से जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को डॉज कर रहा होता है। इवन मॉर्टल एक्स तो हंस भी रहा होता है उनके ऊपर। मॉर्टल एक्स कहता है तुम ओमनीपोटेंट हो, लेकिन स्टिल तुम्हारे अटैक्स इतने ज़्यादा स्लो कैसे हैं जेनो कि मैं उनको ईजिली पढ़ पा रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपनी स्वॉर्ड से, की स्वॉर्ड से जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी मुश्किल से उसके स्प्लैश से बच जाते हैं। अगर वो की स्वॉर्ड की स्लाइस या फिर स्ट्राइक जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर पड़ जाती तो फिर उनका हश्र भी फ्रॉस्टी जैसा हो जाता। गोकू कहता है, वजीटा, इस मॉर्टल एक्स के सबसे खतरनाक वेपन है इसकी की स्वॉर्ड। अगर हम किसी तरीके से इसकी की स्वॉर्ड को काउंटर कर पाए तो फिर हम डेफिनेटली इसे रोक पाएंगे। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो खैखरॉट, और मेरे पास इसका एक आइडिया भी है। अगर हम फ्यूज़ कर जाएं विजिटो में तो फिर हम अपनी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इसकी की स्वॉर्ड को काउंटर कर सकते हैं। गोकू कहता है, ओह हाँ, तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया वजीटा, मेरे पास में पोटारा ईयरिंग है। ऐसा बोल करके गोकू पोटारा ईयरिंग निकालता है। वजीटा कहता है, खैखरॉट, तुम्हारे पास में ये पोटारा ईयरिंग कहाँ से आई आखिर? तो गोकू कहता है, ये पोटारा ईयरिंग तो मेरे पास काफ़ी समय से है। जब मैं योजिरोबे के पास में गया था और योजिरोबे ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मुझे बुल्मा के पास जाना चाहिए, तो मुझे समझ में आ गया था कि डेफिनेटली ये गोल्डन शंजोबिन कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लाएंगे हमारे मल्टीवर्स में, और इसीलिए मैं सबसे पहले गया था सुप्रीम काय के पास में ताकि उनसे मैं पोटारा ईयरिंग ले सकूं। अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है तो फिर मैं और तुम फ्यूज़ कर जाएंगे और इस मल्टीवर्स को बचा लेंगे। वजीटा कहता है, पहली बार तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया खैखरॉट। गोकू कहता है, बकवास बंद करो और इन पोटारा ईयरिंग को पहन लो। हमें लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट की मदद जो करनी है। जिसके बाद वजीटा और गोकू दोनों ही पोटारा ईयरिंग पहन लेते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं विजिटो में। विजिटो कहता है, हाँ, अब मज़ा आएगा, लेकिन रुको, अभी ये हमारा पूरा पोटेंशियल नहीं है। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है विजिटो की पावर्स देख करके। मॉर्टल एक्स कहता है, वो इन मॉर्टल का फ्यूजन तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है, मैं इनकी की को सेंस कर पा रहा हूँ। जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स जेनो के पेट में एक पंच मारता है और ग्रैंड प्रिस्ट के पेट में अपनी एक किक मारता है, जिससे कि जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही धराशायी हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। मॉर्टल एक्स कहता है, हाँ, अब तुम आओ मेरे सामने, मुझे तुमसे फाइट करके देखना है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो फ्यूजन के बाद में। तभी विजिटो भी अपनी की स्वॉर्ड निकाल देता है, सॉरी, अल्ट्रा विजिटो। मॉर्टल एक्स कहता है, ओ, तो तुम्हारे पास में भी की स्वॉर्ड है, लेकिन तुम्हारी की स्वॉर्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपनी की स्वॉर्ड निकालता है और वो दोनों ही बढ़ जाते हैं एक दूसरे की तरफ की स्वॉर्ड से हमला करने के लिए। मॉर्टल एक्स और विजिटो की स्वॉर्ड जैसे ही क्लैश करती है, विजिटो की स्वॉर्ड इंस्टेंटली ब्रेक कर जाती है और मॉर्टल एक्स विजिटो के गट में भी एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कि विजिटो भी जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाकर के गिर जाता है। मॉर्टल एक्स हंसने लगता और कहता है, मैंने क्या कहा था कि तुम स्ट्रांग भले ही हो, लेकिन तुम्हारी की स्वॉर्ड मेरी की स्वॉर्ड से स्ट्रांग नहीं है।
और ये चीज़ मैंने प्रूफ भी कर दी। मैंने एक ही स्लाइस में तुम्हारी की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। विजिटो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है और वो कहता है, नहीं, अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं अभी भी खड़ा हूँ और तुमसे इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके विजिटो खड़ा होता है। तभी जेनो भी खड़ा हो जाता है। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, अगर हमें इसके ऊपर वार करना है तो हमें मिल करके काम करना होगा। जेनो कहता है, लेकिन कैसे? तो विजिटो कहता है, आप बस एक सही मौके का इंतज़ार करना और जैसे ही आपको सही मौका लगे आप इस मॉर्टल एक्स के ऊपर वार कर देना पीछे से। ऐसा बोल करके विजिटो अपने दोनों हाथों से की स्वॉर्ड निकालता है और वो सीधे बढ़ जाता है मॉर्टल एक्स की तरफ हमला करने के लिए। मॉर्टल एक्स भी अपनी की स्वॉर्ड से विजिटो के की स्वॉर्ड के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जैसे ही उन दोनों की स्वॉर्ड क्लैश करने वाली होती है तभी विजिटो अपनी की स्वॉर्ड को अंदर कर लेता है और साइड हो करके एक ज़ोरदार गट में पंच मारता है उस मॉर्टल एक्स के, जिससे कि मॉर्टल एक्स थोड़ा सा भौचक्का रह जाता है और उसने ये अटैक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मॉर्टल एक्स के मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकलता और वो कहता है, ओह, ये क्या था? आखिर ये अटैक मैं पढ़ क्यों नहीं पाया? तो विजिटो कहता है, "हाँ, तुमने लेजेंडरी शंजोबिन भले ही खाई हो लेकिन मुझसे अच्छी मार्शल आर्ट तुम नहीं जानते होगे। मॉर्टल एक्स कहता है, अपनी बकवास बंद करो, बकवास से मॉर्टल, तुम एक कीड़े के समान हो मेरे सामने। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपनी की स्वॉर्ड उठाता है और वो स्लाइस करने के लिए जाता है विजिटो के ऊपर, ताकि विजिटो की बॉडी भी फ्रॉस्टी की तरह बीच से कट जाए। लेकिन तभी पीछे से जेनो एक रोलिंग किक मारता है मॉर्टल एक्स के हेड पे, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मॉर्टल एक्स अर्थ के क्रस्ट को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। विजिटो जेनो को एक हाई फाइव देता और कहता है, ये हुआ ना टीम वर्क जेनी, ऐसे ही टीम वर्क करना है हमें इस मॉर्टल एक्स को हराने के लिए। जेनो कहता है, विजिटो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आखिर तुम इतने स्ट्रांग बने कैसे? तो विजिटो कहता है, आप बस देखते जाइए लॉर्ड जेनो, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो काफ़ी कुछ दिखाना बाकी है। आप तो बहुत जल्दी ही हैरान हो गया मेरी पावर्स को देख करके लॉर्ड जेनो। तभी मॉर्टल एक्स अर्थ से बाहर आता और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मॉर्टल एक्स को हाथ लगाया, लॉर्ड मॉर्टल एक्स को छुआ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपनी की स्वॉर्ड को अंदर कर लेता है। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, हमारा आधा काम हो गया है, हमने मॉर्टल एक्स की स्वॉर्ड को अंदर करा दिया है, लेकिन अभी इसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा पाना भी उतना आसान नहीं होगा। हम लोगों को मिल करके अच्छे कोऑर्डिनेशन से इसको बीट करना होगा। जेनो कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे कोऑर्डिनेशन को तो ये बीट नहीं कर पाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। जैसे ही मॉर्टल एक्स विजिटो और जेनो के ऊपर एक साथ हमला करता है तभी विजिटो हल्का सा नीचे झुकता है और मॉर्टल एक्स के पैर के नीचे अपना हाथ फंसा लेता है, जिससे कि मॉर्टल एक्स की बॉडी का गार्ड डाउन हो जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, यही परफेक्ट टाइमिंग है। तभी जेनो मॉर्टल एक्स की बॉडी के नीचे जाता है और उसको इतनी ज़ोरदार किक मारता है कि मॉर्टल एक्स स्पेस में ही गायब हो जाता है कहीं पे। विजिटो कहता है, नाइस लॉर्ड जेनो, पिछली बार इसको अर्थ में घुसेड़ा और इस बार इसको स्पेस में ही भेज दिया। हाँ, अब कौन सी जगह बची है अगली बार? विजिटो और जेनो बात ही कर रहे होते हैं तभी अचानक से मॉर्टल एक्स लाइट स्पीड से आता है और वो दोनों के ऊपर ही एक अटैक मार देता है, जिससे कि विजिटो और जेनो दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मॉर्टल एक्स का ये अटैक। मॉर्टल एक्स कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे ऊपर ना ही सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार वार किया। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी जेनो खड़ा होता और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें रोक करके रहूँगा और इस मॉर्टल वर्ल्ड को बचा करके ही रहूँगा। तुम चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, एक ओमनीपोटेंट को नहीं हरा सकते हो। मॉर्टल एक्स कहता है, तुम बकवास बहुत करते हो ओमनीपोटेंट। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स दोबारा से लाइट स्पीड से जाता है और वो जेनो के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उस पंच से जेनो को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता।
जेनो को बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं होता है अपनी बॉडी में, मानो कि उसकी बॉडी में कुछ हुआ ही ना हो, उसकी बॉडी में अटैक ही ना लगा हो। जैसे ही जेनो अपनी आंखें खोलता और सामने देखता है तो जेनो के सामने ग्रैंड प्रीस्ट आ गया था और मॉर्टल एक्स का पंच सीधे ग्रैंड प्रीस्ट को चीरता हुआ निकल गया और वो जेनो को टच भी नहीं कर पाया। मॉर्टल एक्स का जो पंच था वो ग्रैंड प्रीस्ट के स्टमक से होकर के आर पार निकल जाता है। मॉर्टल एक्स अपना हाथ बाहर निकालता है ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी से और कहता है, हाँ, जिसको मैं मारना चाहता था वो बच गया, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट तो रास्ते से हट गया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो की तरफ देखता और कहता है, लॉर्ड जेनो, उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही डिसीज़न लिया हो। मैंने अपनी जान कुर्बान कर दिया आपको बचाने के पीछे, ताकि आप इस मल्टीवर्स के लिए फ़ाइट कर सकें, इस मॉर्टल वर्ल्ड के लिए, ताकि आप फाइट कर सकें और इस मॉर्टल एक्स को रोक सकें इस मल्टीवर्स पे काबू पाने से। उम्मीद करता हूँ कि मैंने गलत डिसीज़न नहीं लिया होगा और आप मेरे डिसीज़न को गलत साबित नहीं होने देंगे। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट इतनी बात बोलता है, जेनो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि उसके सामने उसका साथी, उसका अटेंडेंट, जो कि ट्रिलियन ईयर्स से जेनो को सर्व कर रहा था, उसको मार दिया। जेनो कहता है, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया मॉर्टल एक्स। ऐसा बोल करके जेनो की बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है। जेनो की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है उससे पूरा कैप्सूल कॉर्प इरेज हो जाता है। जेनो कहता है, बस बहुत हुआ मॉर्टल एक्स, लेकिन अब और नहीं, अब और ज़्यादा नहीं मैं तुम्हें इस मॉर्टल वर्ल्ड को हार्म पहुंचाने दूंगा। मॉर्टल एक्स कहता है, ओ, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? देखता हूँ। तभी मॉर्टल एक्स दोबारा से लाइट स्पीड से जा करके जेनो के ऊपर एक गट पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मॉर्टल एक्स का पंच जेनो की बॉडी के थ्रू नहीं निकलता और जेनो उस पंच के पूरे इम्पैक्ट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाता है। मॉर्टल एक्स जैसे ही जेनो की आंखों में देखता है तो जेनो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके चेहरे पे बिल्कुल भी दर्द नहीं दिख रहा होता है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि जेनो को बिल्कुल भी उसके पंच का कुछ इफेक्ट हुआ है या फिर उसको फील हुआ है वो पंच। जेनो कहता है, अब मेरी बारी। ऐसा बोल करके जेनो मॉर्टल एक्स का सीधे सर पकड़ता है और उसको स्पेस में ले जाता है और जेनो के सामने जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स आ रहे होते हैं, जेनो उस सभी स्टार्स और प्लैनेट्स के थ्रू ले जाता है मॉर्टल एक्स को। जेनो इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि प्लैनेट में एलियंस हैं या फिर नहीं हैं, वो बस डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, सभी प्लैनेट्स को चीरता हुआ जा रहा था उस मॉर्टल एक्स को लेकर के। जेनो मॉर्टल एक्स को हर प्लैनेट और स्टार का स्वाद चखा करके वापस से लेके आता है अर्थ में और अर्थ में फेंक देता है, वो भी इतनी ज़्यादा ज़ोर से कि मॉर्टल एक्स एक मीटियोर की स्पीड से आकर के अर्थ से टकराता है और वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ कि मॉर्टल एक्स अर्थ के क्रस्ट को चीरता हुआ उसके कोर तक ही पहुंच जाता है। जेनो भी मॉर्टल एक्स के पीछे जाता है अर्थ के कोर तक और उसको अर्थ के कोर से वापस से निकाल के लाता है अर्थ में। जेनो कहता है, वेजिटो, अब समय आ चुका है इसके ऊपर फाइनल वार करने का। वेजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, इससे सब कुछ तबाह हो जाएगा, ये पूरी अर्थ सब खत्म हो जाएगा। जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, जितने भी मॉर्टल्स मरेंगे वो सबको मैं वापस ले आऊँगा, लेकिन इस मॉर्टल एक्स को आज मुझे किसी भी हालत में ख़त्म करना है। वो मॉर्टल एक्स ऐसे ही ज़मीन में पड़ा होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से अधमरा हो चुका होता है। वेजिटो कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, अब समय आ चुका है इस मॉर्टल एक्स के काम को ख़त्म करने का और अपने मॉर्टल वर्ल्ड को सेव करने का। वेजिटो कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, जैसा आप कहें। जिसके बाद वेजिटो एक अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा अटैक को रेडी करता है और जेनो भी एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और वो दोनों एक साथ ही उस मॉर्टल एक्स के ऊपर उस अटैक को मार देते हैं। मॉर्टल एक्स अपनी आंखों के सामने दो खतरनाक अटैक्स को आते हुए देखता है। मॉर्टल एक्स कहता है, नहीं नहीं, इस अटैक से तुम्हारा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा
और वो बड़ी सी एनर्जी बॉल, ये दोनों ही आकर के सीधे अर्थ से टकराते हैं और पूरी अर्थ एक ही बार में डिस्ट्रक्ट कर जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस अटैक का शॉकवेव इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को ही हिला डालती है। इवन सन तक उस अटैक से अफेक्टेड हो जाता है। जेनो वापस से नॉर्मल होता और कहता है, हाँ, आखिरकार मैंने ग्रैंड प्रीस्ट का बदला ले ही लिया इससे। तभी विजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, अर्थ, मेरी फैमिली मारी गई, अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, उसका क्या? जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा बोल करके जेनो अपना हाथ आगे करता है और टाइम रिवर्स हो जाता है। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, आप टाइम रिवर्स क्यों कर रहे हैं? इससे तो वो बीइंग भी जिंदा हो जाएगा वापस से। जेनो कहता है, चिंता मत करो, मॉर्टल एक्स जिंदा नहीं होगा। मैं उसे छोड़ करके पूरे एग्जिस्टेंस के टाइम को रिवर्स कर रहा हूँ। मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ, मैं जैसे चाहूँ टाइम को फ्लो करा सकता हूँ, इसीलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो बीइंग वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी अर्थ, तुम्हारी फैमिली और सभी लोग वापस आ जाएंगे। और ठीक वैसे ही होता है, अर्थ वापस आ जाती है, लेकिन मॉर्टल एक्स वापस नहीं आता। विजिटो जैसे ही कैप्सूल कॉर्प में पहुंचता है, वो अनफ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। गोकू और वजीटा देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रॉस्टी ये दोनों ही मरे पड़े हुए हैं वहाँ पे, और सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी बुल्मा आती है और कहती है, क्या हुआ? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या तुम लोग बच गए? गोकू कहता है, हाँ, हम लोगों ने इस मॉर्टल वर्ल्ड को बचा लिया, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रॉस्टी ये दोनों ही मारे जा चुके हैं। बुल्मा कहती है, हो, चलो अच्छा हुआ, मैंने भी अपनी मशीन को ठीक कर लिया है और अब हम शायद से मॉर्टल वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जेनो कहता है, वो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है। मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक बार कनेक्ट हो जाए तो उनको डिस्कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तुम चाहे कैसा ही डिवाइस क्यों ना क्रिएट कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि अब मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड डिस्कनेक्ट हो जाए। मैं एक ओमनीपोटेंट, मुझे भी उस आउटर वर्ल्ड को मॉर्टल वर्ल्ड से अलग करने में अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी थी। तो फिर तुम जैसा एक आम सा मॉर्टल, एक ह्यूमन, कैसे इस चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के? हाँ, मजाक कर रहे हो तुम लोग। तभी उन्हें एक क्लैपिंग की साउंड आती है। जैसे ही गोकू, वजीटा और जेनो ऊपर देखते हैं तो मॉर्टल एक्स हवा में होता है और वो स्माइल दे रहा होता है क्लैपिंग करते करते। मॉर्टल एक्स कहता है, तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की फ्यूजन और जेनो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी जश्न मनाने लगोगे। मैं तो तुम्हारे साथ में खेल रहा था, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे पास में लिमिट्स क्या हैं, तुम कितने एक्सट्रीम जा सकते हो जेनो। ऐसा बोल करके वो मॉर्टल एक्स अपनी जेब से एक लेजेंडरी शंजो बीन निकालता है और उसको खा लेता है, जिससे कि मॉर्टल एक्स के बॉडी में जितने भी वुंड्स होते हैं वो सारे हील कर जाते हैं और मॉर्टल एक्स वापस से पूरी तरीके से रिजनरेट कर जाता है। मॉर्टल एक्स कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि इतने बकवास से अटैक से मैं मारा जाऊंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरे पास अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है कि मैं तुम दोनों को मार सकूं और इस पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को भी संभाल सकूं, लेकिन तुम्हारे साथ में मजाक करने में और तुम्हें धीरे धीरे मार करके तुम्हारी अकड़ तोड़ने में जो मज़ा है, वो मज़ा तुम्हें एक बार में मार के नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ा मौका दिया जाए, वरना तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरे को इतनी आसानी से पंचेस मार पाओगे, मेरे ऊपर इतनी आसानी से हमला कर पाओगे? जेनो कहता है, अरे हाँ, इसकी लेजेंडरी शंजोबिन देख करके याद आया कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास में भी लेजेंडरी शंजोबिन थी। गोकू, वजीटा, ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी के पास जाओ, वहाँ पे तुम्हें लेजेंडरी शंजोबिन्स मिलेंगी और उसको कंज्यूम कर लो। मॉर्टल एक्स हंसने लगता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि लेजेंडरी शंजोबिन को कंज्यूम करने से तुम मेरे जितने स्ट्रांग बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेजेंडरी शंजोबिन को कंज्यूम करने के लिए तुम्हारी बॉडी भी उतनी ज़्यादा कैपेबल और स्ट्रांग होनी चाहिए।
तुम्हें पता है मैंने कितने साल ट्रेन किया है अपनी बॉडी को, ताकि मेरी बॉडी कैपेबल हो सके लेजेंडरी शिनज़ोबिन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की और एक्सेप्ट करने के। तुम्हें लगता है कि तुम बिना ट्रेनिंग के उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन की पावर्स को एक्सेप्ट कर पाओगे? इससे बड़ा जोक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना है मॉर्टल्स। ज़ेनो कहता है, गोकू इसकी बात मत सुनो, जाओ और जा करके ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी से वो लेजेंडरी शिनज़ोबिन्स निकालो, ये बस तुम्हें डराना चाह रहा है। गोकू वेजिटा जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी से लेजेंडरी शिनज़ोबिन्स निकालते हैं, मतलब कि ग्रैंड प्रिस्ट के क्लॉथ से। बुल्मा कहती है, नहीं गोकू वेजिटा रुक जाओ, उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन को कंज्यूम करने से पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन कंज्यूम की तो फिर तुम अपनी फॉर्म भी खो सकते हो और वर्स्ट केस में तुम मर भी सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे तुम लोग मारे जाओ और फिर इस मल्टीवर्स के बचने के ज़ीरो चांसेस हो जाएंगे। इसलिए गोकू वेजिटा, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन्स मत खाओ। गोकू और वेजिटा बुल्मा की बात को सीरियसली लेते हैं और वो उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन को नहीं खाते हैं। मॉडल एक्स कहता है, शाबाश, अब तुमने अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि तुम दोनों से स्मार्ट तो ये लड़की है। ज़ेनो कहता है, कोई बात नहीं, अगर गोकू वेजिटा उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन को नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा मॉर्टल एक्स। तुम चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मुझसे तुम नहीं जीत सकते हो। एक ओमनीपोटेंट को तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा बोल करके ज़ेनो अपनी पूरी स्पीड से जाता है मॉर्टल एक्स के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मॉर्टल एक्स इस बार उसके अटैक को एक ही फिंगर से रोक लेता है। मॉर्टल एक्स कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा था इतनी देर से, वरना तुम्हारे इतने कमज़ोर से पंच को मैं ना रोक पाऊँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ज़ेनो। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स एक उबासी लेता और कहता है, हाँ बोरिंग, तुमसे फाइट करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है मुझे ज़ेनो, और वैसे भी तुम्हारी कुछ चीज़ें उधार है मेरे ऊपर, जैसे कि मेरे को अर्थ में घुसाना। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स ज़ेनो को अर्थ की तरफ फेंक देता है, तो ज़ेनो अर्थ को चीरता हुआ दूसरे एंड से बाहर निकल जाता है। मॉर्टल एक्स कहता है, आ जाओ, अब तुम्हारी बारी गोकू वेजिटा, तुम्हारा भी मैं सेम हश्र करूंगा जो कि मैंने फ्रॉस्टी और तुम्हारे लॉर्ड ज़ेनो का किया। वेजिटा कहता है, कैकारॉट, हमें ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन खानी ही होगी, इसके अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन नहीं खाएंगे तो फिर हमारा भी हाल लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और फ्रॉस्टी जैसा ही हो जाएगा। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, अगर हमने ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन खा लिया और हमारी बॉडी इसकी पावर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो फिर क्या? तो फिर हमारी बची हुई फॉर्म्स भी चली जाएंगी और हम मारे जाएंगे। वेजिटा कहता है, कैकारॉट, ये समय वो सब सोचने का नहीं है। अगर हम ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन खा लेंगे तो फिर हमारे पास स्टिल एक चांस रहेगा कि हम इस मॉर्टल एक्स को हरा लें, लेकिन अगर हमने ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन नहीं खाई तो फिर हमारे पास में 0% चांसेस हैं कि हम इस मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को बचा सकें। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गोकू कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है वेजिटा, मुझे भी लगता है कि हमें लेजेंडरी शिनज़ोबिन खानी ही होगी। तभी गोकू उस पोटली में से एक लेजेंडरी शिनज़ोबिन निकाल करके वेजिटा को देता है और एक खुद अपने हाथ में लेता है। बुल्मा कहती है, रुक जाओ गोकू, वेजिटा ये मत करो, तुम मारे जाओगे इसको खाने के बाद में, मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही आइडिया है। मॉर्टल एक्स अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाता और कहता है, हाँ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है इसकी एनर्जी को। गोकू कहता है, बुल्मा, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है कि हमारी बॉडी इसकी पावर्स को एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर नहीं, वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस मॉर्टल वर्ल्ड को बचाने के लिए हमें ये लेजेंडरी शिनज़ोबिन खानी ही होगी। जिसके बाद गोकू और वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन को खा लेते हैं। जैसे ही गोकू और वेजिटा उस लेजेंडरी शिनज़ोबिन को खाते हैं, उनके मुंह से खून आने लगता है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अचानक से पेन होने लगा। वेजिटा कहता है, हाँ कैकारॉट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कुछ। तभी गोकू और वेजिटा एक साथ ही खून की उल्टी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो पूरा ग्राउंड लाल हो जाता है गोकू और वेजिटा के खून से, मानो कि गोकू और वेजिटा की बॉडी से एक एक बूंद खून का कतरा भी निकल गया हो उस प्यूक के थ्रू। गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं अचानक से।
मॉर्टल एक्स उन्हें देख करके हंसता है और कहता है मैंने क्या कहा था, तुम्हारी बॉडी इसकी पावर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और ठीक वही हो रहा है, तुम धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हो, तुम्हारे अंदर से सारा ब्लड निकलता जा रहा है और ठीक ऐसा ही तड़प तड़प के तुम मर जाओगे मॉर्टल्स। बुल्मा कहती है मैंने कहा था कि लेजेंडरी शंजुबिन मत खाओ, अब तुम मारे जाओगे और ये मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा गोकू वजीटा। तभी अचानक से गोकू और वजीटा अपने घुटनों पे गिर जाते हैं। वजीटा कहता है काकारोट, मुझे लगता है कि हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि इस लेजेंडरी शंजुबिन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तभी गोकू और वजीटा दोनों ही अनकॉन्शियस होकर के वहाँ पे गिर जाते हैं। बुल्मा कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। वजीटा, गोकू, तुम यहाँ पे मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूँ? सब मार गए, ये मॉर्टल एक्स की वजह से सब खत्म हो गया। ऐसा बोल करके बुल्मा वहाँ पे रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेनो दोबारा से आता है और इस बार ज़ेनो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं होता। मॉर्टल एक्स कहता है ओह, तो तुम्हारा दोबारा से यहाँ पे आना हुआ ज़ेनो, लगता है कि तुम अभी भी मुझसे फ़ाइट करने की सोच रहे हो। ज़ेनो कहता है नहीं, मैं तुमसे फ़ाइट करने की नहीं बल्कि तुम्हें मारने की सोच रहा हूँ और इस मॉर्टल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को बचाने की सोच रहा हूँ मॉर्टल एक्स। मॉर्टल एक्स कहता है ज़ेनो, इस बार तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दूंगा जैसे मैंने फ्रॉस्टी को करा। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपने हाथ से दोबारा से एक की स्वॉर्ड निकालता है जिससे कि वो ज़ेनो को बीच से चीर सके। जैसे ही मॉर्टल एक्स ज़ेनो के सामने जाता है और अपनी की स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार करने के लिए जाता है, तभी ज़ेनो के सामने वजीटा आ जाता है और वो मॉर्टल एक्स के हाथ को पकड़ लेता है। वजीटा कहता है इतनी आसानी से नहीं मॉर्टल एक्स, तुम हमारे मॉर्टल वर्ल्ड के, हमारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट लॉर्ड ज़ेनो को अगर हाथ लगाने की भी सोची तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। ऐसा बोल करके वजीटा मॉर्टल एक्स के उसी हाथ को पकड़ता है जिससे उसने की स्वॉर्ड निकाली होती है और उसके हाथ को क्रश करके रख देता है पूरी तरीके से, जिससे कि मॉर्टल एक्स बहुत ही ज़्यादा पेन में करहाने लगता है और उसकी की स्वॉर्ड भी अंदर चली जाती है। वजीटा मॉर्टल एक्स के हाथ को छोड़ता और कहता है उप्स, मुझे लगता है कि मैंने थोड़े ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया। मॉर्टल एक्स अपना हाथ पकड़ता और कहता है आह, ये कैसे किया तुमने? अभी तक तो तुम मर रहे थे, तुम्हारी बॉडी कमज़ोर हो रही थी, अचानक से ये तुम्हारे पास में एनर्जी कहाँ से आ गई? तभी मॉर्टल एक्स के पीछे से आवाज़ आती है इसका जवाब मैं दूँ तो कैसा रहेगा? मॉर्टल एक्स जैसे ही पीछे मुड़ता है तो गोकू खड़ा होता है। मॉर्टल एक्स कहता है ये नहीं हो सकता, तो तुम लोगों ने लेजेंडरी शंजुबिन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कैसे? तुम लोग तो मर रहे थे, तुम्हारी बॉडी तो कमज़ोर पड़ रही थी उसके सामने, तो फिर तुमने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को? गोकू कहता है अभी तो तुम्हें एक चीज़ और दिखानी बाकी है मॉर्टल एक्स। ऐसा बोल करके गोकू अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेनबो फॉर्म में। मॉर्टल एक्स पीछे कदम लेता और कहता है क्या, ये कौन सी फॉर्म है आखिर, ये कैसी फॉर्म है? मॉर्टल एक्स अपने कदम पीछे ले रहा होता है लेकिन तभी वो वजीटा से टकराता है। वजीटा कहता है मॉर्टल एक्स, ज़रा देख के चलो, तुमने मुझे हल्का सा हर्ट कर दिया। ऐसा बोल करके वजीटा भी रेज करता है और अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ेनो गोकू वजीटा की रेनबो फॉर्म देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस और शॉक दोनों ही रह जाता है। ज़ेनो कहता है रेनबो फॉर्म, तुम लोगों को ज़रा भी आइडिया है ये रेनबो फॉर्म क्या चीज़ है? गोकू कहता है पता नहीं लॉर्ड ज़ेनो, हमें तो यूज़ करने से मतलब है। ऐसा बोल करके गोकू अचानक से मॉर्टल एक्स के मुंह के सामने आ जाता है और उसके मुंह पे इतनी ज़ोर का पंच मारता है कि मॉर्टल एक्स का हेड उसकी बॉडी से अलग ही हो जाता है। जिसके बाद वजीटा मॉर्टल एक्स की चेस्ट में इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि उसकी चेस्ट भी उसके पैरों से अलग हो जाती है। मॉर्टल एक्स के बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी अब, पैर, चेस्ट और हेड में। गोकू अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है वो हम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए लॉर्ड ज़ेनो, हमने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रेनबो फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ज़ेनो कहता है हाँ होगी क्यों नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये रेनबो फॉर्म कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये रेनबो फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पूरी एग्जिस्टेंस में अभी तक इस फॉर्म को कोई भी अचीव नहीं कर पाया है।
इस फॉर्म को अचीव करना और मास्टर करना ओमनीपोटेंस फॉर्म को अचीव करने से भी कई गुना ज़्यादा टफ है। इवन मैं भी आज तक कभी भी रेनबो फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर, या फिर मास्टर तो छोड़ो, मैंने कभी भी इस फॉर्म को यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि मैं इतना कैपेबल हूँ ही नहीं कि मैं रेनबो फॉर्म की पावर्स को पोजेस कर सकूँ। लेकिन तुम दोनों मॉर्टल्स ने आज ये चीज़ साबित कर दी कि मॉर्टल्स किसी से कम नहीं होते हैं। गोकू कहता है, "हैं, लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ज़ेनो, शुक्रिया अदा करना है तो फ्रॉस्टी का कीजिए, क्योंकि ये लेजेंडरी शंज़ो बीन्स हमारे पास में फ्रॉस्टी की ही वजह से आई हैं। अगर ये लेजेंडरी शंज़ो बीन फ्रॉस्टी हमारे पास लेकर के नहीं आता तो फिर अभी मैं और वजीटा रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होते और हम हार चुके होते। पूरा मॉर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका होता और आउटर वर्ल्ड भी साथ में।" ज़ेनो कहता है, "अच्छा, अब अपनी बकवास बंद करो और इस मॉर्टल एक्स की धज्जियाँ उड़ा दो। आखिर इसकी जुर्रत भी कैसे हुई ग्रैंड प्रीस्ट को मारने की, मेरे कंपेनियन को मारने की?" गोकू कहता है, "आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब बस आप बैठ जाइए और चिल करिए और देखते जाइए मैं और वजीटा मिल करके इस मॉर्टल एक्स का क्या हाल करते हैं।" तभी मॉर्टल एक्स अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और इस बार मॉर्टल एक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। मॉर्टल एक्स कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कर दिए, वो भी एक ही पंच में। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मॉर्टल एक्स कितना पावरफुल है।" ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स दोबारा से अपनी की स्वॉर्ड को निकालता है और उससे गोकू के ऊपर एक स्लाइस मारता है, एक कट मारता है। लेकिन उस की स्वॉर्ड से गोकू को एक स्क्रैच तक नहीं आता। गोकू कहता है, वाह, बस यही कर सकते तो तुम जाओ और जा करके अपनी की स्वॉर्ड को शार्प करके लाओ ताकि वो मेरी बॉडी को हल्का सा स्क्रैच मार सके। ऐसा बोल करके गोकू मॉर्टल एक्स के ऊपर फूंक मारता है और मॉर्टल एक्स स्पेस में ही कहीं पे गायब हो जाता है। वजीटा कहता है, खैकरॉट, ज़रा मुझे भी तो मौका दो इस मॉर्टल एक्स के साथ खेलने का, मुझे भी देखना है ये मॉर्टल एक्स आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। गोकू कहता है, वजीटा, मॉर्टल एक्स से फाइट करना वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है मुझे तो। हमारी पावर्स इतनी ज़्यादा इमेंस हो चुकी हैं कि मॉर्टल एक्स तो कुछ अब फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मॉर्टल एक्स कोई बच्चा है जो कि हमारे सामने स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे दोबारा से मॉर्टल एक्स आता है और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। मॉर्टल एक्स कहता है, बस बहुत हो गया, मैंने तुम लोगों को बहुत सह लिया, लेकिन अब समय आ चुका है मेरी असली पावर दिखाने का, मेरी असली फॉर्म दिखाने का तुम सबको। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स अपनी जेब से सारे लेजेंडरी शंज़ो बीन्स निकालता है और उन सभी लेजेंडरी शंज़ो बीन्स को एक साथ खा जाता है। और उसे खाने के बाद में मॉर्टल एक्स ज़ोरों से हंसने लगता है। मॉर्टल एक्स की बॉडी बड़ी होने लगती है। मॉर्टल एक्स कहता है, हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली लेजेंडरी शंज़ो बीन की पावर्स क्या होती हैं। ऐसा बोल करके मॉर्टल एक्स रेज करता है और वो एक बीस्ट में तब्दील हो जाता है। गोकू जैसे ही उस बीस्ट को देखता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। गोकू को याद आता है कि ये तो वही बीस्ट है जो कि उसने सपने में देखा था। गोकू सोचता है, नहीं, ये तो वही बीस्ट है जो कि मेरे सपने में आया था और इसने मुझे और वजीटा को काफ़ी इजीली हरा दिया था। इसका मतलब है कि मेरा जो सपना था वो कोई सपना नहीं बल्कि एक फ्यूचर के विजन थी। हम इस बीस्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमें पूरी तरीके से फोकस होकर के इससे फाइट करनी पड़ेगी। वजीटा कहता है, खैकरॉट, क्या हो गया, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? गोकू कहता है, वजीटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक सपना आया था जिसमें एक बीस्ट था। वजीटा कहता है, नहीं, तुमने तो मुझे ऐसा कोई भी सपने के बारे में नहीं बताया। गोकू कहता है, ओह शिट, मैं बुल्मा का डिवाइस देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में बता ही नहीं पाया। तो सुनो, जिस दिन बुल्मा ने अपना डिवाइस इंट्रोड्यूस किया था और पार्टी रखी थी, उस दिन मेरे को एक सपना आया था जिसमें मेरे सपने में यही बीस्ट था और इस बीस्ट ने हम दोनों को ही हरा दिया था और ये बीस्ट हम सबको मारने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे लेजेंडरी शंज़ो बीन्स मिल गई थी। वजीटा कहता है, लेकिन इससे तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो खैकरॉट? तो गोकू कहता है, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल है, हमें इसे हल्के में लेकर के फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें पूरी तरीके से फोकस हो करके अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके इससे फाइट करनी होगी। वजीटा कहता है, हाँ, खैकरॉट, तुम खामा खा डर रहे हो, ये बस मामूली सा मॉर्टल एक्स ही है,
ये हमारी रेनबो फॉर्म के सामने नहीं टिक सकता है। तुम जानते हो इस बात को, और मैं इस चीज़ को साबित कर देता हूँ। मैं अकेले ही इसे हरा लूँगा, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी पूरी स्पीड से जाता है उस बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पंच बीस्ट को लगने वाला होता है, वो बीस्ट रोर करता है, और उसके रोर करने की वजह से एक ऐसा शॉकवेव क्रिएट होता है जिससे कि वजीटा जितनी स्पीड से आया था उस बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए, उससे दुगनी स्पीड से वापस चला जाता है। गोकू वजीटा को संभालता और कहता है, वजीटा संभालो अपने आप को, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ये बीस्ट हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, ये बीस्ट इमेंसली पावरफुल है, मेरा पंच इस बीस्ट के नज़दीक तक नहीं पहुंच पाया। गोकू कहता है, वजीटा मुझे लगता है कि हमें दोबारा से फ्यूजन करना होगा, कहीं मैंने जो सपना देखा था, जो मैंने विजन देखी थी, वो सही ना हो जाए। वजीटा कहता है, काकारोट लेकिन हम फ्यूजन करेंगे कैसे? अभी तो जस्ट हमने पोटारा ईयरिंग से फ्यूजन किया। गोकू कहता है, वजीटा हम फ्यूजन डांस कर सकते हैं और गोजीटा में फ्यूज़ हो सकते हैं। वजीटा कहता है, लेकिन काकारोट रुक जाओ, पहले मुझे इस बीस्ट से खुद फाइट करनी है 1 on 1। मैं देखता हूँ आखिर ये बीस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर फिर भी हम इसे ना हरा पाए उसके बाद मैं फ्यूजन खुशी खुशी कर लूँगा। गोकू कहता है, एज़ योर विश वजीटा। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोनों ही दो तरफ से उस बीस्ट को घेर लेते हैं और उसके ऊपर नॉन स्टॉप वार करने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा होता, उसके ऊपर किसी भी पंच का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। गोकू कहता है, हैं इस बीस्ट के ऊपर तो हमारे पंचेस का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कामेहामेहा मारना पड़ेगा। वजीटा कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे अपना फाइनल फ्लैश। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोनों ही पीछे हटते हैं और फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। जैसे ही वो फाइनल कामेहामेहा उस बीस्ट के ऊपर मारते हैं, वो बीस्ट अपने अंदर वो फाइनल कामेहामेहा को एब्जॉर्ब कर लेता है। बीस्ट कहता है, हा, 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 तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे की ब्लास्ट से, एनर्जी ब्लास्ट से मुझे फ़र्क पड़ेगा? अब देखो मैं तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। वो बीस्ट वजीटा और गोकू के फाइनल कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे कि ना ही केवल अर्थ, ना ही केवल वो सोलर सिस्टम, बल्कि पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। गोकू और वजीटा भी उस एक्सप्लोजन की वजह से बीस्ट से काफ़ी दूर चले जाते हैं। गोकू अपने आप को संभालता है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है वजीटा के पास में। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा मुझे लगता है कि अब हमारे फ्यूजन का टाइम आ चुका है, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों इंडिविजुअली इसको हरा सकते हैं, और मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी ज़्यादा देर तक इस रेनबो फॉर्म को सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, हमें फ्यूज़ करना ही होगा। वजीटा कहता है, ठीक है काकारोट, वैसे भी हमारे पंचेस और अटैक्स का इसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद गोकू और वजीटा फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं गोजीटा में। गोजीटा दोबारा से उस बीस्ट के पास में पहुंचता है और कहता है, अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने का समय आ चुका है बीस्टी। ऐसा बोल करके गोजीटा एक ज़ोरदार गट पंच मारता है उस बीस्ट को, तो इस बार उस बीस्ट को हल्का सा फ़र्क पड़ता है। वो बीस्ट कहता है, क्या, मुझे फील कैसे हुआ तुम्हारा पंच? तभी गोजीटा पीछे हटता और कहता है, अभी तुम्हें और भी कुछ फील होने वाला है। ऐसा बोल करके गोजीटा पीछे हटता है और वो अपने हाथ में एक सोल पनिशर रेडी करता है। गोजीटा कहता है, इससे तो तुम्हारा गेम ख़त्म होने वाला है मॉडल एक्स। जैसे ही गोजीटा उस सोल पनिशर को बीस्ट के ऊपर मारता है, तो उससे बीस्ट को बहुत ही मिनिमल सा डैमेज होता है, मानो कि उसको ज़्यादा फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। गोजीटा कहता है, हाँ, आखिर इसको कुछ फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा है मेरे अटैक्स का? मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वेल, तुम्हारे जैसे एक और बीस्ट को मैं संभाल चुका हूँ मॉडल एक्स, तो तुम किस खेत की मूली हो? ऐसा बोल करके गोजीटा पीछे हटता है और वो रेज करने लगता है। गोजीटा पहले रेनबो सुपर सैयन 2, फिर सुपर सैयन 3 और फिर सुपर सैयन 4 रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजीटा की रेनबो सुपर सैयन 4 फॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी एनर्जी 12 यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स तक सेंस कर सकते थे।
जिसके बाद गोजिटा एक कामेहामेहा रेडी करता है और उस बीस्ट के ऊपर मारता है, लेकिन उस बीस्ट को स्टिल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उस कामेहामेहा से उस बीस्ट को डैमेज तो हो रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट मर नहीं रहा होता। गोजिटा कहता है, हाँ ये बीस्ट कितना ज़्यादा ढीठ है, आखिर इसके ऊपर मेरा कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा। तभी वो बीस्ट कहता है, हा, मैं तुम्हारे इस अटैक के भी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लूँगा और इस बार तो मैं तुम्हारे पूरे एग्जिस्टेंस को खा जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो बीस्ट गोजिटा के कामेहामेहा की एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर करने लगता है। गोजिटा कहता है, नहीं नहीं, अगर मैंने ये कामेहामेहा रोक दिया तो फिर ये बीस्ट फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, जिससे कि पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। मुझे इस बीस्ट को ओवरलोड करना होगा अपनी एनर्जी से। ऐसा बोल करके गोजिटा अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, लेकिन वो बीस्ट 10 टाइम्स वाले कामेहामेहा को भी काफ़ी ईजिली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। गोजिटा कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे कामेहामेहा को एब्जॉर्ब करने का तो फिर इससे बचो। ऐसा बोल करके गोजिटा अपनी रेनबो सुपर सैयन 4 फॉर्म में कायोकेन टाइम्स 20 का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी रेनबो फॉर्म की पावर्स 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाती हैं और उसका कामेहामेहा 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है। गोजिटा का कामेहामेहा इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि अब बीस्ट भी स्ट्रगल करने लगा था उसको एब्जॉर्ब करने में। मॉर्टल एक्स कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, अगर ये एनर्जी मुझे मिलती रही, इसका अटैक नॉनस्टॉप चलता रहा तो फिर मैं फट जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से गोजिटा के कामेहामेहा की स्ट्रेंथ डल होने लगती है और कमज़ोर होने लगती है, मानो कि गोजिटा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा हो। बीस्ट कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, तुम्हारे अटैक की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वाकई में गोजिटा कमज़ोर पड़ रहा होता है। गोजिटा के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है, मानो कि वो बहुत ही जल्दी बेहोश होने वाला हो। गोजिटा कहता है, नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लगता है कि मैंने अपनी सारा स्टेमिना, सारी एनर्जी इस अटैक में लगा दी, लेकिन अगर मैंने ये अटैक यहाँ पे छोड़ा तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोल करके गोजिटा अपने कायोगेन को टाइम्स 100 कर देता है और अपने कामेहामेहा के अटैक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है अचानक से। लेकिन तभी अचानक से गोजिटा अपनी बेस फॉर्म में आकर के अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से सारा स्टेमिना ख़त्म हो गया होता है। मॉर्टल एक्स हंसने लगता और कहता है, मैं जीत गया, मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मैं एक्सप्लोड करने वाला हूँ, जिससे मैं तो मर जाऊँगा लेकिन ये पूरी एग्जिस्टेंस को ले करके मरूँगा। अब रेडी हो जाओ मॉर्टल वर्ल्ड के सभी बीइंग्स, तुम सभी मरने वाले हो। ऐसा बोल करके बीस्ट एक्सप्लोड करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर गोजिटा हाथ रखता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने नहीं दूंगा। और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है आउटर वर्ल्ड में। जैसे ही मॉर्टल एक्स आउटर वर्ल्ड में पहुंचता वो कहता है, नहीं ये तुमने कैसे किया, तुम आउटर वर्ल्ड में इंस्टेंट ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हो बिना उस डिवाइस के, नहीं मेरा आउटर वर्ल्ड। ऐसा बोल करके वो बीस्ट मॉर्टल एक्स एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि वो पूरा आउटर वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय कर डालता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। गोजिटा भी उस एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से अधमरा हो चुका होता है, मानो कि गोजिटा मर चुका हो। लेकिन तभी गोजिटा की आंखें खुलती हैं। गोजिटा कहता है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं उस एक्सप्लोजन के बाद मैं कैसे ज़िंदा बच गया, मुझे मर जाना चाहिए था, उस एक्सप्लोजन से पूरा आउटर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। खैर अब मुझे मॉर्टल वर्ल्ड जाना होगा, अपनी अर्थ को वापस लाना ही होगा। तभी गोजिटा दोबारा से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है अर्थ पे, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड थी, क्योंकि वो पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। गोजिटा कहता है, अब अर्थ वापस कैसे आएगी, सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी गोजिटा को एक फाइनल लेजेंडरी शिंजो बीन दिखती है उसकी आंखों के सामने। गोजिटा कहता है,
ये ये तो लेजेंडरी शिंजो बीन है। जिसके बाद गोजिटा उस लेजेंडरी शिंजो बीन को जैसे ही खाता है वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक और हील हो जाता है। गोजिटा कहता है आह आह, मानो कि मेरी जान में जान आ गई इस लेजेंडरी शिंजो बीन को खाने के बाद में। लेकिन मैं अब अर्थ को वापस कैसे लाऊंगा? सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी फैमिली मारी जा चुकी है। मैंने इस एग्जिस्टेंस को बचा दिया, लेकिन किस कॉस्ट पे? मैंने अपनी फैमिली खो दी। ऐसा बोल करके गोजिटा रेज करने लगता है तो वो एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होती है ओमनी रेनबो फॉर्म। गोजिटा अपनी हाथों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गोजिटा कहता है ये कैसी फॉर्म है? इस फॉर्म को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैंने अपनी फैमिली खो दी है, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं अपनी फैमिली को वापस नहीं ला सकता। ऐसा बोल करके गोजिटा रेज करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके रेज करने की वजह से टाइम पॉज हो गया है, सब कुछ पॉज सा हो गया है। गोजिटा कहता है ये क्या, अचानक से ये सब चीज़ें मूव होना क्यों बंद हो गई? ये प्लैनेट स्टार्स के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, और ये स्टार एक जगह स्टिल कैसे है? क्या मैंने अपनी रेज करने की वजह से टाइम को पॉज कर दिया? क्या मेरी इस फॉर्म के पास में टाइम मैनिपुलेशन है? इसका मतलब है कि मैं अपनी अर्थ को वापस ला सकता हूँ। लॉर्ड ज़ेनों ने कहा था कि वो अपने मर्जी मुताबिक टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं भी टाइम को मैनिपुलेट करूँगा और अपनी अर्थ को वापस लाऊंगा। तभी गोजिटा टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दे रहा होता है। लेकिन काफ़ी बार ट्राई करने के बाद में गोजिटा का तुक्का लग जाता है और अर्थ वापस आ जाती है। गोजिटा कहता है मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया, अर्थ वापस आ गई। तभी गोजिटा कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। गोकू वजीटा जैसे ही अर्थ में पहुंचते हैं, कैप्सूल कॉर्प में पहुंचते हैं, वो देखते हैं सब कुछ एकदम ठीक है। इवन जो फ्रॉस्टी है वो भी ज़िंदा है, ग्रैंड प्रीस्ट भी ज़िंदा है और जेनो भी ज़िंदा है। जेनो कहता है गोकू, तुमने आखिर उस बटन को क्यों प्रेस किया था? क्या तुम मुझे अर्थ में बुलाना चाह रहे थे? और तुमने मुझे अर्थ में बुलाया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रॉस्टी होगा। आखिर कहाँ है फ्रॉस्टी? गोकू वजीटा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ। आखिर लॉर्ड जेनो भूल कैसे गए मॉर्टल एक्स के बारे में? फ्रॉस्टी कहता है मैं यहाँ हूँ जेनो। जैसे ही जेनो फ्रॉस्टी को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एकदम आँख बबूला हो जाता है। और जैसे ही जेनो फ्रॉस्टी के ऊपर वार करने जाता है, तभी उनके सामने गोकू आ जाता है और कहता है रुकिए लॉर्ड जेनो, फ्रॉस्टी गलत बिल्कुल भी नहीं है, फ्रॉस्टी सही है और आप भी सही हैं। जेनो कहता है क्या? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ना क्योंकि फ्रॉस्टी है यहाँ पे? गोकू कहता है नहीं लॉर्ड जेनो, मुझे समझ में आ गया है कि क्या हुआ है। गोजिटा ने टाइम तो रिवर्स कर दिया, लेकिन गोजिटा गलती से टाइम को रिवर्स करके उस मोमेंट पे ले आया जहाँ पे गोकू ने लॉर्ड जेनो को बुलाया था। लेकिन अब क्योंकि मॉर्टल एक्स मारा जा चुका है तो आपको कुछ भी याद नहीं है, इवन बुल्मा और फ्रॉस्टी को भी कुछ भी याद नहीं है। फ्रॉस्टी कहता है अगर तुम बकवास क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद गोकू और वजीटा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे गोकू वजीटा आउटर वर्ल्ड में गए थे बुल्मा की डिवाइस की मदद से, और वहाँ से मॉर्टल एक्स उनके पीछे आ गया था मॉर्टल वर्ल्ड में। और मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे गोकू वजीटा और जेनो ने मिल करके उस मॉर्टल एक्स को हराया। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तुम्हें कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे लगता है कि इस बार ये मूवी उतनी कुछ खास नहीं बनी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं एंडिंग में काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकता था जिससे कि एंडिंग और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग और अच्छी हो सकती थी। लेकिन मैंने कहीं कहीं पे मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से इस मूवी की एंडिंग उतनी सेटिस्फाइंग शायद तुम लोगों को ना लगी हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ पे गलती की और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता था, ताकि मैं नेक्स्ट मूवी से उस चीज़ को ध्यान रखूँ। और हाँ गाइज़, मुझे लग रहा है कि ये मूवी उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छी तुम्हें ना लगे, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगा और मेहनत करूँगा और अपनी गलतियों को सुधारूँगा और नेक्स्ट मूवी डेफिनेटली अच्छी बनाऊँगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है कि तुम्हें मूवी अच्छी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि तुम्हें आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस और मूवीज़ देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।